नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हमारे विषय का नाम है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ये हमारा टॉपिक रहेगा। आज हम इसको देखेंगे। इंडियन फॉरेन पॉलिसी की जो डिटर्मिनेंट्स है उसको हम लोग देखेंगे। जो निर्धारक तत्व होते हैं उसको देखेंगे और हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर्स महत्वपूर्ण रूप से कौन कौन से समझौते हुए हैं या फिर क्या क्या संधियां हुई हैं उसको देखेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जैसे इंडिया और चाइना की जो वॉर हुए 1962 में, उसको पाकिस्तान के साथ वॉर हुए, है ना। उसके बाद अगर इंदिरा गांधी के समय देखें तो 1971 में हुआ। तो देखो, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं तथ्य के रूप में, फैक्ट्स के रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने नेट के भी एग्जाम में आपको भी पता होगा, आपने पीवाईक्यू एनालाइज किया होगा, नेट जेआरएफ वाला वो भी, या फिर अपने सीयूटी का भी देखा होगा। तो क्वेश्चन का जो नेचर है वो किस प्रकार से फ्रेम कर दिया जा रहा है, ऐसे टेबल बना करके, है ना, टेबल 1 ऐसे टेबल 2 करके ऐसे दे दिया जा रहा है। और यहां मान लीजिए ए नंबर में रख दिया और कोई तथ्य का नाम रख दिया, है ना। मान लेते हैं इंडिया चाइना वॉर, है ना। और फिर यहां दूसरा दे दिया इंडिया पाकिस्तान वॉर। उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और फिर हमने एक और ले लिया ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। और अगर हम देखें यहां पे, अगर इस साइड में, तो यहां पे ए बी करके आपको यहां डेट दे दिया जाए, और यहां देखिए हमने डेट दे दिया है 1965, है ना। उसके बाद हमने यहां डेट दे दिया है 1992। उसके बाद हमने दे दिया है 2014 और उसके बाद हमने दे दिया है 1962, 1962, ठीक है। और ये क्वेश्चन है। और यहां पे क्या कर दिया, कूट बना दिया है। और देखिएगा कह रहा है कि एक जो है आई जो है उसका मिलान ऐसे बनाया जा रहा है ना। ए से कर दिया और इसी में कर दिया कि बी है उसका मिलान सी से है। फिर इसी तरह से जो इसका 3 है इसका मिलान यहां लिख दिया गया है कि डी से है। और जो चौथा है इसका मिलान ऐसे कर दिया ए बी सी डी। तो अब बच क्या गया, बी बच गया है। इस तरह से और ऐसे करके, तो अब देखिए इस तरह से करके ना 4 को बना दिया गया है। देखें तो अगर हम देखें इंडियन फॉरेन पॉलिसी आप पढ़ेंगे तो आपने तो बहुत कुछ पढ़ लिया, डिटर्मिनेंट्स पढ़ा, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जो भी इवेंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसी इंपॉर्टेंट तथ्य में से देखिए कहां कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया है। इंडिया चाइना वॉर, इधर दे दिया इंडिया पाकिस्तान वॉर, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, और इधर डेट दे दिया है। तथ्यात्मक चीज है। मैंने आपको कई बार याद दिलाया है कि सीयूटी पीजी, ये एनटीए नेट जो है, इसमें आपको तथ्य को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, एकदम तथ्य को ध्यान रखना पड़ेगा, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हम ऐसे कहें कि 50% जो पोर्शन है आपको रटने वाला है और 50% पोर्शन जो है वो आपको समझने वाला है। तो इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपको स्टडी मटेरियल में भी है, जब उसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आपको ऐसे फैक्ट्स आपको सब मिल जाएंगे। और ये फैक्ट्स ही हैं, इसको याद करने वाला चीज है। आप बिलीव नहीं मानेंगे, 6 जून 2025 को जो नेट का एनटीए नेट पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हुआ है, आप देखिए तथ्य कैसे पूछ रहे हैं। सीधा उन्होंने ऐसा लिखा कि लेनिन डिड, है ना, व्हेन लगा दिया है। चलो एक बार पूरा क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। क्वेश्चन इसमें ऐसा उन्होंने फॉर्मेशन कर दिया था, मैंने एक दिन पहले की मैं घटना आपको बता रहा हूं। व्हेन डिड लेनिन डाई। और ऐसा क्वेश्चन है 1921, 1922, उसके बाद 1924, उसके बाद डी में दे दिया 1926। ये कल का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, यूजीसी नेट का जो एनटीए यूजीसी नेट का जो पेपर हुआ है नेट जेआरएफ वाला, कल व्हेन डिड लेनिन डाई,
लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? बताओ, ये तथ्य नहीं तो और क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन जब नेट में पूछे जा सकते हैं तो आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि यहां से भी क्वेश्चन ऐसे आपको सीयूटी में पूछा जा सकता है? क्योंकि एग्जाम कंडक्ट करने के लिए तो वही सिस्टम है, एनटीए ही है। तो इसका आंसर आपको याद होगा, जब हम कोल्ड वॉर पढ़ रहे थे तो कोल्ड वॉर में हमने 1924 इसका आंसर देखा था, क्योंकि 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी और 1922 में लेनिन के नेतृत्व में वहां पर सरकार बनी थी कम्युनिस्ट। उसके बाद 1924 में लेनिन का देहांत हो गया था, क्योंकि 2 साल में ही, आपको मैंने ऐसा कहा था कि लेनिन ने अच्छा नेतृत्व ज्यादा दिन तक नहीं कर पाया, 2 साल में ही उसका देहांत हो गया। फिर स्टालिन बना और लंबे समय तक रहा, 1953 तक चला गया लेनिन। स्टालिन, लेनिन के बाद स्टालिन। तो ये हमने उस सेक्शन में देखा था। तो ऐसे क्वेश्चन, ये ऐसे फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं, आप ऐसे क्वेश्चन करके ऐसे मिलान वाला आ जाए, बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, इंडियन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड टॉपिक है, उसमें आएगा। आपके सीयूटी पीजी में स्पष्ट रूप से सेक्शन के रूप में देखे या यूनिट के रूप में इंडियन फॉरेन पॉलिसी अलग नहीं किया गया है, ये इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत ही रख दिया गया है। और कोई बात नहीं, पढ़ना तो है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है इंडियन फॉरेन पॉलिसी यूनिट जो है, उसमें अंदर देखेंगे आप जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है इंडियन फॉरेन पॉलिसीज। उसके बाद उसको कहा दिया स्पेशली आपको करना है पाकिस्तान के बारे में, चाइना के बारे में और यूएसए के बारे में। तो ये चर्चाएं हैं। तो ऐसे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इस बैच में आरंभ बैच से भी जो स्टूडेंट हैं वो लोग भी ज्वाइन किए हैं। तो हम आपको आरंभ बैच वाले के लिए विशेष तौर पे गाइडेंस क्या बता दे रहे हैं कि जो ड्राइव पे आपका जो मेल आईडी आपने भेजा है उसमें आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया गया है। हिंदी वाले जो सेक्शन है, आईआर, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, डब्ल्यूपीटी, आईपीटी, उस सब में आप जब देखेंगे तो नोट्स आपको सेक्शन वाइज मिल जाएगा। और इंग्लिश वाले के लिए कंप्लीट नोट्स है। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए उस सबको एक साथ ऐड करके कंप्लीट नोट्स में डाल दूं तो ज्यादा आसान हो जाएगा। बाकी आपके सेक्शन जो नोट्स है डले हुए हैं। दूसरी बात, पीवाईक्यू वहां पे अपलोडेड है। सबसे पहले तो आप पीवाईक्यू देखिए, है ना, पिछले जो 3 साल का जो आपके पास पीवाईक्यू है, 22, 23, 24, फिर 25 आपका आने वाला है। तो इस 3 साल में जो भी पीवाईक्यू है 3 साल का, वो जरूर देखिए। यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो भी अपलोडेड है। आप देखेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पीवाईक्यूज लिखा होगा, उसको क्लिक करके देखेंगे, उसमें भी बहुत सारे आपको पूरा बुक्स ही उसमें कई प्रकाशन का अपलोड किया है मैंने, है ना। तो ये सब चीजें आप देखते चलें। बाकी आप अगर नेट जेआरएफ का बुक ले सकते हैं तो आप अपडेटेड कोई भी पब्लिकेशन का आप ले लें। खास तौर पे आप घटना चक्र ले सकते हैं, घटना चक्र का जो आता है यूजीसी नेट पीवाईक्यू, तो वो अच्छा रहेगा, वो आप ले सकते हैं। और स्टडी मटेरियल जो आपको मिला उसको आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं या फिर आप पीडीएफ ऐसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। बाकी हमने भांति भांति के उसमें स्टडी मटेरियल अपलोड किया है, तो सारे प्रिंट आउट नहीं निकलवाइए, खर्च बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आप उसको रीड करते चलिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, क्लास जब नोट करें, आराम बैच वाले ध्यान दीजिएगा, क्लास जब आप क्लास अटेंड जब करें तो कॉपी पेन पास में रखें, क्लास को चलने दीजिए। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है आपके विचार से कि हाँ ये एग्जाम में आ सकता है, तो उसको आप नोट करते चलिए, बाकी स्टडी मटेरियल तो है, लेकिन मैं आपको बता दूं जब आप खुद से लिखेंगे ना तो चीजें ज्यादा आसान होती है पढ़ने में, वो याद भी रहेगा। और जब आप वो लिखते जाएंगे, जब आप उसको रिवाइज करना होगा तो बड़ा आसानी से आप रिवाइज कर लेंगे। नोट्स को आप रिवाइज नहीं कर सकते। और जब हम नोट्स, माफी चाहूंगा, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड किया हूं उसको आप बहुत जल्दी से रिवाइज करना चाहेंगे तो नहीं होगा। उसके कंपेयर में जो आप खुद लिख रहे हैं वो बड़ा जल्दी रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि नोट्स जब बनाई जाती है ना तो हर स्टूडेंट को ध्यान में रख के पूरे बातें लिखी जाती है, भाषा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप जब नोट्स बनाएंगे ना तो उसमें आप बहुत चीजें गायब कर देंगे, है ना। क्यों? उसमें जब हम अगर मान लो आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व निम्न है, पर आप जब नोट्स बनाएंगे क्लास में बैठिए तो निम्न है, निम्नलिखित है, अब फॉलोइंग, दीज आर फॉलोइंग्स, ये सब थोड़ी लिखेंगे आप तो सीधा लिखेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी।
है ना। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तीर का निशान दिया, फटाफट फटाफट ऐसे जो है जो भी पॉइंट्स वो आपने इसमें डाल दिया है। बाकी जो हमारे द्वारा जो आपको नोट्स दिया गया चाहे कहीं से भी आपको प्राप्त हो तो उसमें पूरा डिटेल्ड होती है, क्योंकि वो हर किसी को ध्यान में रख के बनाया जाता है। आप उसमें नोट्स बनाएंगे तो क्या करेंगे, फला चीज आपने लिखा, मान लेते हैं कि आपने इसमें पार्लियामेंट लिख दिया डिटर्मिनेंट्स में, और पार्लियामेंट से रिलेटेड मैं कुछ भी बोलूंगा तो मेरे द्वारा जो नोट्स दिया गया उसमें तो प्रॉपर लिखा है, लेकिन आप क्या करेंगे, बस थोड़ा सा एक तीर का निशान दिया और फला चीज डाल दिया उसी में। तो बड़ा आसानी से आप थोड़े जगह पे बहुत सारे चीजें नोट कर सकते हैं, और जैसे आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगी, है ना। तो इसलिए आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, उसको नोट करते चलें, और नोट करने के बाद जब वो आपके पास एक अच्छा कंप्लीट नोट्स हो जाएगा तो आप उसको एग्जाम के समय भली भांति रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बोलूंगा, जब भी क्लास स्टार्ट हो, ये फला टॉपिक मान लीजिए कि मैंने आपको बता दिया, आपको पता ही रहेगा कि अगला टॉपिक क्या होने वाला है, तो क्लास अटेंड करने से पहले एक बार जो स्टडी मटेरियल है उसको आप पढ़ लीजिए। ये मैं नहीं कहा था कि एकदम जोर देके पढ़िए, बस थ्रूली पढ़ लीजिए कि उसमें क्या लिखा है, और क्लास प्रॉपर अटेंड कीजिए। कोई भी दुविधाएं हैं तो अंत में आप पूछ लीजिए, है ना। उसके बाद जब क्लास एंड हो जाएगी तो पुनः आप जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया है, जिसको आप थोड़ा मोड़ा से पढ़े थे, उसको एक बार डिटेल्ड पढ़ लेना है, डिटेल्ड, ठीक। और उसमें से जो तथ्य निकला उसको आपको अपने कॉपी पे लिख लेना। क्लास में अटेंड किया तो बहुत सारी चीजें लिख लिया, अब क्या किया, क्लास अटेंड करने के बाद आपने मेरे द्वारा जो नोट्स प्रोवाइड किया गया उसको आपने बड़ा ध्यान से पढ़ा, और कोई भी उसमें पॉइंट्स आपको लगा जो कि आप अपने कॉपी में नहीं लिखे हैं उसको आपको कॉपी में लिख लेना, मतलब आज के आज करना है, मतलब जिस दिन क्लास चले उस दिन वो टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, या अगले दिन कर लो, मतलब एक दिन के अंदर में हो जाए, 24 घंटा के अंदर में, है ना। बैकलॉग लगाएंगे तो आपके पास समय नहीं है, केवल 2 महीना ही है, तो बैकलॉग नहीं लगाना है। आज जो काम हुआ है विद इन 24 आवर में वो कंप्लीट होना चाहिए, है ना। तो बड़ा आसान अच्छा रहेगा। तो मैंने आपको क्या बताया अब तक कि क्लास में बैठना है तो कॉपी पेन लेके बैठना है, पूरा नोट करना है उसको। क्लास के बाद जो नोट्स दिया गया है आपको एक बार बड़ा ध्यान से रीड करना है, उसमें जो भी फैक्ट्स आपको मिल रहा है, कंसेप्ट्स मिल रहा है, वो अपने कॉपी पे लिख लीजिए कि बाद में आपको नोट्स नहीं खोजना पड़े। और खोजना भी, देखो खोजने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आप जो कॉपी पर नोट्स बनाओगे ना बड़ा जल्दी रिवाइज होता है। अब इस बात को बिलीव मानो, सच बता रहे हैं, आप भी इस चीज को फील करेंगे कुछ दिनों बाद, आपने किया भी होगा, क्योंकि पीजी एक बहुत अच्छा लेवल होता है, पहले से बहुत कुछ पढ़ के आए हैं, मुझे बात पता है। तो आपको ये बात पता है कि जब हम अपने से कुछ लिखते हैं उसको रिवाइज करना होता है, बड़ा तेजी में रिवाइज हो जाता है। तो एक काम करेगा, तो ये आपको करते चलना है, पीवाई के ऊपर जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसी चीजों का, ऐसे देखे ये तो आप फटाफट बता देंगे हम इसको। इंडिया जो चाइना वॉर हुआ था तो 1962 में हुआ, फिर पाकिस्तान वाला कब हुआ, 65 में हुआ। ऐसे पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान से 71 में भी हुआ, है ना। उसके बाद कारगिल युद्ध भी हुआ था। आगे देखते हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हुआ था 2014 में आया, नरेंद्र मोदी जी ने लाया। और लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो 1992 में आया था, 1992 में आया था लुक ईस्ट पॉलिसी। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया कि नहीं। इसी तरह से बहुत सारे फैक्ट्स होंगे, सोचो बहुत सारे फैक्ट्स होंगे। ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, है ना, जो ताशकंद ट्रीटी हुआ जो भी, और उसके बाद शिमला में जो हुआ, वो सारी चीजें अगर हम देखें तो वो सब भी एक फैक्ट्स है। अगर हम देखें न्यूक्लियर टेस्ट कब किया गया, 1974 में हुआ था, लेकिन वो पीसफुल के लिए हुआ था कि हम रिएक्टर बना रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हम देखें सामरिक तौर पे, स्ट्रैटेजिक रूप में, तो 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है, 1998 में। और यह स्पष्ट रूप से था कि हम स्ट्रैटेजिक हम कर रहे हैं, अपने सैन्य शक्ति को बढ़ा रहे हैं, जो हमारा मिलिट्री पावर है उसको इंक्रीज करने के लिए। लेकिन इंदिरा गांधी के समय जो हुआ था 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट, वो कहा गया कि फॉर, मतलब जो घर के जो काम होते हैं, नाभिकीय रिएक्टर बना रहे अपने काम के लिए, है ना, पीसफुल बातें हुई थी, अपने विकास के लिए हम कर रहे हैं। इसका कोई उद्देश्य नहीं है कि हम किसी दूसरे देशों पे युद्ध होगा तो उसका चलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके बाद ये स्पष्ट हो गया इंडियन फॉरेन पॉलिसीज में कि हाँ हमने बना लिया है, अब वॉर होगा तो अगर कोई हम पे चलाएगा तो हम चला सकते हैं,
है ना। स्पष्ट आप ध्यान रखिए, भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसने सीधा कह रखा है कि हम किसी पे न्यूक्लियर अटैक प्रथम नहीं करेंगे, फर्स्ट अटैक हम नहीं करेंगे, पर कोई हम पे करेगा तो हम जरूर करेंगे, है ना। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिए, फर्स्ट अटैक नहीं करेंगे, फर्स्ट अटैक नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन न्यूक्लियर पावर है, जैसे हम मान लेते हैं भूटान, उसके बाद नेपाल मान लेते हैं, श्रीलंका मान लेते हैं, इन लोग के पास तो न्यूक्लियर शक्ति है नहीं, न्यूक्लियर बम नहीं है, तो ऐसे में भारत उन पे नहीं अटैक करेगा, क्योंकि वो कर नहीं रहे तो कैसे करेंगे। और चाइना के पास है, पाकिस्तान के पास है, जब तक वो नहीं करेगा तब तक हम नहीं करेंगे। ऐसा पॉलिसी है न्यूक्लियर पॉलिसी, ठीक है। बहरहाल ये सारी चीजें तो हम पढ़ेंगे, अभी फर्स्ट क्लास है इसलिए मैंने कुछ थोड़ा मुद्दा से भटक के आपको बता दिया। बाकी हमारा जो मेन मुद्दा है वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी ही पढ़ना है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं है। तो पहली क्लास अगर आपका होगा, हाँ बताइए। वाला जो पीडीएफ है तो सर बुक कितना पड़ेगा, तो इसी से हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं? हाँ, आप अगर पढ़ सकते हैं तो उससे पढ़ लीजिए, बाकी बुक आप खरीद सकते हैं तो वो भी खरीद लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, आरती आप समझ पा रहे हो? यस भैया, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बताइए। आज ही पहला क्लास हुआ है या इससे पहले भी क्लास हो चुका है, क्योंकि हम तो आज ही ज्वाइन किए हैं। जरूर जरूर, आपने आज ज्वाइन किया है तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी की टॉपिक स्टार्ट हुई है, और इससे पहले फाउंडेशन बैच वाले भी स्टूडेंट इसमें हैं, इसलिए मैंने वैसे आपको बता दिया। तो अब देखिए क्या होगा कि अभी आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आप फॉरेन पॉलिसी पढ़ लीजिए, उसके बाद जो शेष पॉइंट हो गए फाउंडेशन बैच में जो भी कुछ हो गया है वो सारे अलग से मैं कराऊंगा, तो आप वो चिंता नहीं करें, कंप्लीट कराना मेरा काम है, ठीक। आप इंडियन फॉरेन पॉलिसीज पढ़िए। अभी हम लोग इंडियन फॉरेन पॉलिसी जब पढ़ लेंगे तो इसमें उसके बाद पाकिस्तान, चाइना, यूएसए पढ़ लेंगे, तो ये आईआर का टॉपिक है, ठीक है। और ऐसा ये कहीं से मैंने बीच में स्टार्ट नहीं किया है, प्रॉपर इंडियन फॉरेन पॉलिसी आज से स्टार्ट हो रहा, ठीक। और बाकी जो भी चीजें हैं वो ऐसे साइकिल की तरह चलता रहेगा, आपका जब जो भी टॉपिक है वो सारे आपके नंबर पे कभी ना कभी आ जाएगा, 2 महीने के अंदर में आपका क्लास खत्म हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, ठीक। आप निश्चिंत रहें, और जो मैंने आपको बताया वो चीजें आप स्टार्ट कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट हर स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूं कि समय अब आपके पास एकदम नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं, अगर आपने नहीं भरा होगा अब तक तो 15-20 तारीख के आसपास भरिए, अभी नहीं भरा होगा तो आज भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई अपडेट्स उसमें अभी बार बार दिख रहा है, तो 20 तारीख के आसपास आप भर दीजिएगा, 15-20 के बीच में, और जैसा होगा मैं आपको अपडेट्स भी देता चलूंगा। फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद आज से आप शुरू कीजिए कि हाँ अब हमको टोटली फोकस होके पढ़ना है, और आप एकदम कसम खा लीजिए कि 7 घंटा और 8 घंटा से कम तो हम नहीं पढ़ेंगे। ये वाली कसम, मम्मी कसम वाली जो बात होती है वो अगर आ जाए तो बड़ा बढ़िया रहेगा। 7 घंटा से आप कम नहीं कीजिएगा, नहीं तो अगर करिएगा तो फिर आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, सब कुछ आपके पास है पर फिर भी आपको अच्छा यूनिवर्सिटीज नहीं मिले, ऐसा चूक हो सकती है। तो इसलिए एक मलाल नहीं रहना चाहिए, जितनी दम है तुम्हारे पास उतना लगा दो कि अब तो 2 महीना हम भली भांति पूरे माइंड सेट में, प्यार मोहब्बत वाली जो भी बात है वो तख्ते पर रख देना है, शादी ब्याह की जो बात होगी उसको अलग रख देना है, अपने काम को जो मेन प्रायोरिटी है, बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स। तो जब हम विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी का जो मूल काम है स्टडी होता है। सुबह उठें, फ्रेश होने के बाद सबसे पहले स्टडी ही शुरू होना चाहिए, मोबाइल छूने से पहले। बाकी ये सारी चर्चाएं तो हम मेंटरशिप में करते रहेंगे, है ना। तो आप एकदम स्टडी पे फोकस हो जाइए कि हमको प्रॉपर अब स्टडी करना है 7 घंटे डेली, और ये एवरेज मेंटेन करना है 7 घंटा। ऐसा नहीं कि आज 7 घंटा पढ़ लिए, फिर किसी दिन 8 घंटा पढ़ लिए तो पूरा मजा ही आ गया, और किसी दिन 2 घंटा पढ़ रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आप डेली तो आप कोई भी फिक्स नहीं कर सकते, किसी दिन 8 घंटा होगा, किसी 6 घंटा होगा, 4 दिन होगा 4 घंटा होगा, किसी दिन 1 घंटा ना होगा, ये सब चलता रहता है। लेकिन एवरेज जो आना चाहिए वो 7 घंटा आप लेके आएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इंडियन फॉरेन पॉलिसीज पढ़ रहे हैं, आज शुरू आप करते हैं प्रॉपर टॉपिक्स। जो लोग नहीं आए हैं उनको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, हो सकता है कि कुछ स्पेशल उनकी चलती रहती है, टाइम भी तो आपका उसी हिसाब से है ना, नया साल आ गया है। सबसे पहले तो मैं आप सबको विश कर देता हूं हैप्पी न्यू ईयर।
और मैं भी ऐसा चाहता हूँ, विश्वनाथ जी भी आप लोग को आशीर्वाद दे ऐसा कि आपकी सिलेक्शन जो आप ड्रीम यूनिवर्सिटी सोच रहे हैं उसमें हो, और इसके लिए भगवान भी साथ होंगे। आप अपने साथ रहिए, अपने माइंड को अपने साथ रखिए कंट्रोल, कि हमको जो पढ़ना है उसको फोकस करके कि 7 घंटा एवरेज मेंटेन कीजिए, 8 घंटा 10 घंटा अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना आप 2 महीने लगाइए, ठीक है। देखते हैं, तो हमारा जो टॉपिक है भारतीय विदेश नीति। तो अगर आपसे हम पूछें, है ना, कि भारतीय विदेश नीति से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो कोई भी एक बार आप बता दीजिए, व्हाट इज फॉरेन पॉलिसीज, विदेश नीति क्या होता है, विदेश नीति क्या होता है, कोई बताएगा? अब देखिए, अगर आप नोट्स पढ़े रहते, थोड़ा मोड़ा भी अगर आप पढ़े रहते तो आपको ध्यान आता, तो आप बोल देते, तो बाकी जो आपके क्लासमेट्स हैं उनको लगता अरे ये फला तो तेज है ना, समझ रहे हो आप, थोड़ा इमेज भी बनता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो। मैं पूछता हूं बराबर। चलिए, अब तक किसी ने नहीं बोला है तो मैं नहीं ज्यादा आज पहली क्लास में आप लोगों को कहूंगा। हाँ, कोई बोलने हैंड राइज किया, हाँ बताइए, आरती बताइए। तो किसी दूसरे देश के साथ हमारा रिलेशन कैसा है उसको मतलब विदेश नीति के तहत रखा जाता है, कि दूसरे देश के साथ हमारा रिलेशन कैसा है, उनसे कैसे हम हेल्प लेते हैं, उनको हेल्प करते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आपने दूसरे देश बोल दिया, अच्छी बात है। क्या इसमें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को भी शामिल करते हैं? हाँ, जैसे कि मतलब अपना देश हुआ, उसके बाद जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी है, मतलब पड़ोसी भी आते हैं उसमें, और वगैरह भी। ठीक है, आपने अच्छा बताया, इसमें कोई शक नहीं है ना, बहुत अच्छा, गुड। थोड़ा और इंप्रूव कर लेते हैं इसमें। तो अब देखिए, जब भारतीय विदेश नीति की बात करेंगे, इससे पहले हम लोग इसको जानते हैं कि विदेश नीति क्या है। इस परिभाषा में बहुत नहीं जाएंगे, क्योंकि आपसे एनटीए जो है वो नहीं ऐसा डिटेल पूछेगा कि परिभाषा बताओ, है ना। बस मोटा मोटा आपको बात पता होनी चाहिए कि विदेश नीति होता क्या है। जब आप इंटरनेशनल रिलेशन आपने कभी पढ़ा होगा तो उसमें सीधी एक बात आती है, नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट इसको बोलते हैं राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल रिलेशन का मुख्य बिंदु है नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित। कोई भी देश हो, दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अपना हित पहले देखता है कि मेरा हित फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, जैसे हम पर्सनल लेवल पे ले एक व्यक्ति के रूप में देखें तो हम सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट जो होगा वो करते हैं। अगर हम किसी के साथ कोई रिलेशन रखते हैं तो ऐसे तो इमोशनली अगर फैमिली मेरे जो भी है सबको अगर देखा जाए, बाकी आप बाहर निकल जाए, फैमिली से अगर आप बाहर निकल जाए तो हमारा पहली बात क्या आ जाता है, सेल्फ इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट है या नहीं, उसके साथ जाने में फायदा है कि नहीं, हम ये देखने लगते हैं। तो आप घर से ही सोच सकते हैं। इसी तरह से कोई भी देश जो होता है, किसी दूसरे नेशनल एक्टर हो सकता है, देश हो सकता है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई एनजीओ हो सकता है, कुछ भी हो, उसमें देश देखता है कि मेरा नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है कि नहीं, राष्ट्रीय हित मेरा सध रहा है कि नहीं। तो कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हित को केंद्र में रखता है। नेशनल इंटरेस्ट को कहां रखता है, सेंटर में रखता है। नेशनल इंटरेस्ट को सेंटर में रखते हुए कुछ सिद्धांतों, है ना, थियरीज, पॉलिसीज का वो अनुसरण करता है, पालन करता है, फॉलो करता है, और उसके तहत रिलेशन मेंटेन करता है ना। किनके द्वारा रिलेशन मेंटेन करता है, किनके साथ, विथ नेशनल एक्टर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी को हम बोलते हैं, जो पॉलिसीज हैं उसके सेट को, सेट ऑफ पॉलिसीज जो होता है वो हो जाता है फॉरेन पॉलिसीज। आपको सीधी बात अब ऐसे समझना है, कोई देश या प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हित को केंद्र में रखते हुए अन्य देश, अन्य देशों, अन्य राष्ट्रों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, क्षेत्रीय संस्थाओं
के द्वारा संबंध स्थापित करता है ना, संबंध स्थापित कुछ नियमों सिद्धांतों के आधार पर स्थापित करता है। इन नियमों सिद्धांतों के समूह को या समुच्चय को, सेट को फॉरेन पॉलिसीज कहा जाता है। और भारत की फॉरेन पॉलिसीज कोई अनूठा नहीं है, एकदम सा अलग नहीं है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम मंगल ग्रह या किसी सौर मंडल से बाहर ही है, सोलर इसी में है, सौर मंडल में ही है। जो भी देश है हमारे पृथ्वी पे अर्थ के ऊपर, वो सारे देश का अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट होता है। सारे अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार अन्य देशों के साथ नेशनल एक्टर हो या नॉन नेशनल एक्टर हो, उसके साथ वो रिलेशन मेंटेन करता है, रिलेशन बनाता है, साधता है रिलेशन। इसी तरह से भारत भी अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हुए रिलेशन साधता है। आपको ज्ञात होगा, ध्यान मैं पुनः आपको दिला देता हूं, रसिया ने यूक्रेन पे आक्रमण किया और भली भांति युद्ध चल रहा है, अभी तक रुका नहीं। तो रसिया ने जब युद्ध आक्रमण किया यूक्रेन पे, तो पश्चिमी देश जितने हैं सबने रूस पे प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। और ये उन लोगों ने भी एक्सपेक्ट किया कि भारत भी उनका विरोध करेगा, क्योंकि भारत भी छोटा मोटा देश है नहीं, अच्छा स्थिति है ना, इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमिक जो स्टैंडर्ड इसका देखा जो भी बढ़िया है, और डेमोक्रेसी है ही, बहुत बढ़िया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में घरेलू राजनीति कुछ भी होता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भारत की अच्छी पहचान है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं है। तो सबने यह सोचा कि भारत भी इसका विरोध करेगा, लेकिन भारत ने अपना संप्रभुता, स्वर्ण को ध्यान में रखते हुए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उसने क्या कहा कि उसने रूस का एकदम विरोध नहीं किया। यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में जब वोट हो रहा था, तो वहां से वॉकिंग कर लिए कि हम सीधा बोल रहे हैं कि युद्ध से समाधान नहीं है, युद्ध नहीं करना चाहिए, और बाहर निकल गए। वोटिंग हमने किया नहीं, यानी कि हमने रसिया का विरोध नहीं किया। तो रसिया का विरोध नहीं किया, ये क्यों नहीं किया? हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट था वो ऐसा है कि रसिया के साथ हमारा जो खास तौर पे अगर देखें सैन्य संबंध, वो बड़ा तगड़ा है। बहुत सारे हमने इक्विपमेंट्स लाए हैं, जो भी युद्ध होता है तो उस सैनिक कार्रवाइयों में वो सारा चीज है। S-400 आपको पता है, और अच्छा हथियार माना जाता है। तो बहुत सारे हमने हथियार को रसिया से लिया है। तो अपना नेशनल इंटरेस्ट हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमारे देश के जो उद्योग हैं उसमें अगर हम देखें तो हम रसिया से बहुत सारा कच्चा लाके यहाँ रिफाइन करके और बेच सकते हैं विदेशों में। तो हमने इस परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए, अपना नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमने ये पॉलिसीज का अनुसरण किया या पॉलिसीज का पालन किया, या ऐसी नीतियां हमने अपनाया। तो आपको एकदम ध्यान रखना है, विदेश नीति स्पष्ट है, केंद्र में तो नेशनल इंटरेस्ट रहेगा। सीधी बात, नो बकवास, एक बात, नेशनल इंटरेस्ट केंद्र में रहेगा। सेंटर पॉइंट क्या है? नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल होना चाहिए। अगर नेशनल इंटरेस्ट ये कहता है कि पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहे तो नहीं करेंगे, और नहीं कर रहे हैं। अभी आपको पता है मोदी गवर्नमेंट में सीधे स्पष्ट है कि नो, अब यहां कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा पाकिस्तान के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच में कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा, मतलब संवाद तक बंद है। व्यापार छोड़ दीजिए, टूरिज्म ये वो जो भी होगा वो तो बात की बात है, बातचीत नहीं हो रहा है। मतलब सीधे भारत ने कह दिया है कि जब तक आप आतंकवाद खत्म नहीं करोगे तब तक हमारी बातचीत ही नहीं होगी, है ना। और इस भारत और पाकिस्तान के जो बाइलेटरल रिलेशन है, द्विपक्षीय जो संबंध है, और इतने माने खराब सिचुएशन में चले गए हैं कि जो सार्क संगठन है, आपको पता है सार्क संगठन 1985 में उसकी स्थापना हुई है। तो 1985 में जो सार्क संगठन की स्थापना हुई है, और बड़ा अच्छा सोच के स्थापना हुआ था, और उसकी स्थिति बड़ा खराब हो गई है ना, केवल पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन की वजह से। तो हमारी बहुत सारे घाटा हो रहा है, लेकिन हमने क्या देखा कि जो भी हो वो इतना आतंकवादी गतिविधि भारत में कर देता है कि ज्यादा अच्छा यही कि उससे बात ही नहीं किया जाए। तो वर्तमान सरकार ने यह सोचा कि इसके साथ बातचीत नहीं रखने में हमारा अपना इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा, तो उन्हें कहा कि बंद करो। तो किसी से बात न करना
ये भी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट होता है। किसी से बात करना ये भी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट होता है। इट मींस अगर भारत पाकिस्तान से बात नहीं कर रहा तो ऐसा नहीं कि ये कोई संबंध नहीं है, अरे ये भी संबंध के अंतर्गत आता है ना। ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड्स। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने सेल्फ तो खुद के लिए लगता है व्यक्तिगत रूप से, जब नेशन की बात आएगी, देश की बात आएगी, तो वहां नेशनल इंटरेस्ट आता है। नेशनल इंटरेस्ट को सेंटर में रख के, अपने राष्ट्रीय हित को केंद्र में रखते हुए एक राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्रों से, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से, क्षेत्रीय संस्थाओं से संबंध बनाने के लिए कुछ नीतियों और नियमों, सिद्धांतों का अनुसरण करता है, पालन करता है, फॉलो करता है। इन सभी नीतियों और सिद्धांतों के जो समुच्चय होता है, सेट होता है, इसी को हम फॉरेन पॉलिसीज कहते थे। ठीक है। माइकल ब्रेशर एक थिंकर हैं, माइकल ब्रेशर। तो माइकल ब्रेशर क्या कहते हैं? माइकल ब्रेशर कहते हैं कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज हैं वो एशिया के लिए स्टैंडर्ड है, रोल मॉडल है। माने कि अन्य जो एशियाई देश हैं उनको भारतीय जो विदेश नीति का पालन भारत जो कर रहा है उसको फॉलो करना चाहिए, कॉपी करना चाहिए। इतना मजेदार इंडिया ने स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण किया है कि क्या ही कहा जाए, कमाल है। तो ब्रेशर इंडियन फॉरेन पॉलिसीज को बड़ा अच्छा बताते हुए कहते हैं कि रोल मॉडल है किसके लिए? एशिया में। भारतीय विदेश नीति एशिया के लिए, एशियाई देशों के लिए रोल मॉडल है। अच्छा, ये कब आया होगा? जब देश आजाद हुआ, कुछ दिनों तक आगे बढ़ा, तब की बात है। ये आज नहीं कहा गया है, पहले की है, क्योंकि देश आजाद हुआ, ब्रिटिश गुलामी आपको पता है। उसके बाद शुरू से ही नेहरू जी के नेतृत्व, लीडरशिप में हमने क्या देखा कि भारत ने एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाया, और नल एंडाइमेंट मूवमेंट को भी इंक्लूड करें तो आपको स्पष्ट रूप से मिलेगा कि भारत स्वर्ण, और उस स्वर्ण नीति को ध्यान में रखते हुए एकदम स्वतंत्र विदेश नीति है ना, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज का अनुसरण किया है कि नहीं? तो इसीलिए ब्रेशर कहता है कि भारत का जो विदेश नीति है वो पूरे एशिया के लिए रोल मॉडल है। पूरा एशिया के लिए क्या है? रोल मॉडल है। तो माइकल ब्रेशर को आपको ध्यान रखना है, माइकल ब्रेशर को आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखें तो आगे एक दिनेश सिंह है। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, प्राइम मिनिस्टर थी। दिनेश सिंह विदेश मंत्री थे इस दिनों में। तो इन्होंने कहा, दिनेश सिंह ने कहा कि भारत की जो विदेश नीति है वो तत्कालिक कोई जो घटनाएं होती है, तत्कालिक इमीडिएट कोई अगर घटना अगर घटित होता है उसका वो फीडबैक, प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया कर देता है, बस इतना ही सा है। तत्कालिक समय में जो समझ आता है हम लोग ऐसा एक्ट कर देते हैं। इसका मतलब पहले से कोई सोच के कोई सिद्धांत बना के नहीं रखा गया है कि हमको यही करना है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। कौन कहता है? दिनेश सिंह। अच्छा, आपको इस बात में लगेगा कि निगेटिव बोल रहे हैं, है ना? ये भले हमारे विदेश के ही, हमारे विदेश मंत्री रहे हैं, लेकिन ये खुद क्या बोल रहे हैं कि भारत की जो विदेश नीति है वो ऐसे ढुलमुल तरीके से है, जो भी परिस्थितियां उत्पन्न होती है समझ सरकार या भारतीय विदेश मंत्रालय जो है परिस्थितियों के अनुसार एक्ट कर देता है। जो समझ आता है तत्कालिक रूप से, जो बेहतर समझ आता है उसका पालन कर दिया जाता है। तो इसका ये आप इसको निगेटिव में ले सकते हैं। लेकिन ब्रेशर, जो माइकल ब्रेशर है, वो पॉजिटिव बात कह रहा है कि भारतीय विदेश नीति पूरे एशिया के लिए रोल मॉडल है। एशियाई देशों को भारतीय विदेश नीति का अनुसरण करना चाहिए। जैसा वो स्वतंत्र विदेश नीति अपना रहा है भारत, वैसा अपनाना चाहिए। तो ये सारी बातें हमने देखा कि विदेश नीति क्या होती है। फिर भारतीय विदेश नीति के लिए दो थिंकर को हमने आपको कोट कर दिया। ये सब की चीजें आपको ध्यान रखनी है ना? तो देखिए, अब तक हमने क्या पढ़ा है? अब तक हमने यही पढ़ा है कि भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत विदेश नीति क्या होती है। तो हमने ये बताया कि एक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित को केंद्र में रखते हुए अन्य देशों, अन्य राष्ट्रों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, क्षेत्रीय संगठनों आदि के साथ संबंध स्थापित करने के लिए कुछ निश्चित नियमों, सिद्धांतों का अनुसरण करता है। इन निश्चित नियमों, सिद्धांतों के समूह को विदेश नीति कहा जाता है ना?
भारतीय विदेश नीति भी नेशनल इंटरेस्ट पर केंद्रित है। खुद नेहरू जी ने ही बोल दिया था कि अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसी को ध्यान में रखते हुए हम भी अपना विदेश नीति बनाएंगे। तो विदेश नीति नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बनाई जाती है, हर देश के लिए है, हर देश के लिए है। ठीक, उसके बाद हमने ये जाना, माइकल ब्रेशर कहता है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एशियाई देशों के लिए रोल मॉडल है ना। उसके बाद जो दिनेश सिंह हैं, जो खुद भारत के विदेश मंत्री रहे हैं 1967 से 1970 तक, इंदिरा गांधी जी समय प्राइम मिनिस्टर थी, उनका कहना है कि जो भारत की विदेश नीति है वो एक ढुलमुल तरीके से है, ऐसा कोई निश्चित रूप से सोचा नहीं गया है, जैसा तत्कालिक परिस्थितियां उत्पन्न होती है, जो उस समय समझ आता है उसके हिसाब से एक्ट कर दिया जाता है। आप प्रॉपर रूप से, जो हमने तो आपको समझा दिया, समझ आनी चाहिए। उसके बाद जो स्टडी मटेरियल है उसमें प्रॉपर उन्होंने क्या बोला है वो स्टेटमेंट आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे हमारा बात आएगा। अब हम आ गए हैं मूल रूप से कहां पे, भारतीय विदेश नीति पे। तो इस भारतीय विदेश नीति के जो मूल दर्शन है, मूल दर्शन है ना, फिलॉसफी, इसका क्या है, हमको इस पे चर्चा करना है। भारतीय विदेश नीति के मूल दर्शन, ये नया टॉपिक आ गया है कि भारतीय विदेश नीति के मूल दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है। जब देखिए, जब आप गौर करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भारत जो सरकार है, जो भारत देश है, अन्य देशों के साथ अगर अपना रिलेशन बना रहा है तो किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रख रहा है, इसका मूल दर्शन क्या है, एक्चुअल में क्या विचार प्रणाली, इसका अंदर की क्या बातें निकल के आ रही है, कि कैसा है ये मूल दर्शन क्या है इसका, है ना। अगर आधारभूत, अगर फिलॉसफी देखें, इसका आधारभूत दर्शन देखें तो क्या निकल के आएगा, तो पहली बात ये निकल के आती है कि भारत के विदेश नीति में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करेंगे। पीसफुल को एग्जिस्टेंस मतलब कि हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करते हैं, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सह अस्तित्व। पहला पॉइंट क्या आ गया है, पीसफुल सह, आना पीसफुल को एग्जिस्टेंस, पीसफुल को एग्जिस्टेंस आ गया है, यानी कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। वसुधैव कुटुंबकम आपने सुना, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, ये भी हमारा क्या है, दर्शन है। एक्चुअल में आपको स्पष्ट पता है कि आपको मैं बस ध्यान दिला दूं, ये सारी चीजें देखो फैक्चुअल चीजें ये नहीं है, ये मतलब समझने की बात है, सोचने की बात है, एनालाइज करेंगे आपको पता चल जाएगी, है ना। लेकिन इसको एक बार आप जब कर लेंगे तो अचानक से अगर आ जाए तो आपको घबराएंगे नहीं। तो मूल दर्शन अगर देखा जाए तो भारत की विदेश नीति का है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, वसुधैव कुटुंबकम है कि हम पूरी दुनिया को अपना एक सगे संबंधी कुटुंब मानते हैं, इसमें कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं है। अगर आगे हम देखें तो भारत के जो फॉरेन पॉलिसीज हैं उसमें हमें किस चीज का दर्शन होता है, उसमें हमें पता चलता है कि भारत जो है वो विकासशील देशों के एकता की बात करता है, विकासशील देशों के एकता की बात करता है। जितने सारे देश हैं इस दुनिया में, जितने सारे विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री, आपको पता है पहले क्या हुआ था, पहले कॉलोनियलिज्म था, उपनिवेशवाद था। इसके तहत एक स्वतंत्र देश, शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश को कैप्चर कर लेता, कंट्रोल करता था पूरे, और वहां अपनी सेना वोना सब रखता था, उसकी सरकार को बर्खास्त कर देता, खुद अपना चला रहा है, जबरदस्ती लोगों को मारता था, है। जैसे हमारे देश पे कैसे उपनिवेश स्थापित किए गए था, बाई ब्रिटेन, है। इंग्लैंड ने हमारे देश पे उपनिवेश स्थापित किया था, भारत को गुलाम बना लिया था, तो ये फोर्सफुली किया गया था, है ना। तो अगर देखें तो फोर्सफुली किया गया, गुलाम बनाया गया और भारत का शोषण किया गया, बहुत तरीके से शोषण किया गया। तो अगर आज वर्तमान समय में हम देखें तो क्या उपनिवेशवाद है, तो ये उपनिवेशवाद जो कॉलोनियलिज्म है वो खत्म हो गई है।
लेकिन नया रूप इसका आ गया है। अब जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो अपने अपने पॉलिसीज, जो उनका फॉरेन पॉलिसीज है उसका अनुसरण करते हुए वो डेवलपिंग कंट्री के साथ ऐसा रिलेशन बनाते हैं कि गुलाम तो नहीं बना रहे हैं लेकिन आर्थिक रूप से शोषण कर रहे हैं या अलग अलग प्रकार से उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, है ना। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, पर्यावरणीय कोई मुद्दा ले लेते हैं, उस पे क्या होता है, पर्यावरणीय मुद्दे पे अमेरिका, भारत और छोटे छोटे देश जब बैठ के चर्चाएं करते हैं तो वो क्या बोलते हैं वो लोग कि इस पर्यावरणीय मुद्दे से सलटना है तो सब कोई कंट्रीब्यूट करे पैसा और सब बराबर बराबर देंगे। बताओ उसके बाद क्या कहा जाता है कि अगर हम कोई नाभिकीय अगर बात कर लें परमाणु से रिलेटेड, तो जो भी परमाणु संपन्न देश है वो कहते हैं कि हमारे पास परमाणु है तो हम ही बनाएंगे और जिनके पास परमाणु नहीं तो वो अब नहीं बनाएंगे और ये लेके आ जाएंगे, कहेंगे हाई पीटीबीटी है, सीटीबीटी है, अल्लाह इस पे साइन करो कि अब तुम टेस्ट नहीं करोगे। तो ये क्या है, शोषण ही तो है कि हमारे पास हो गया अब तुम्हारे पास ना रहेगा। या अलग अलग प्रकार से जो WTO है उसमें अलग जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, टैक्स कम करो, ये करो वो करो, ऐसे करके और अपना सामान उस देश में पूरा भर देते हैं और वहां की जो छोटी छोटी कंपनियां होती है विकासशील देश में तो अपने अभी उठ रहे हैं, खाने पीने का नहीं है, और वहां जाके अपना धाक जमा लेते हैं और हर फील्ड में कैप्चर आ जाता है। और प्रत्यक्ष रूप से नहीं, डायरेक्ट नहीं हुआ ये, लोगों को देखने से लगा नहीं कहां जबरदस्ती तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसका पॉलिसीज ही ऐसा है कि वो कैप्चर ही कर लिया है, मान के चलो तो, है ना। तो इसको कहा गया नौ उपनिवेशवाद। क्या कहा गया? नौ उपनिवेशवाद, नौ उपनिवेशवाद यानी नियो क्लोनियलिज्म, नियो क्लोनियलिज्म है ये। तो विकासशील देशों की एकता की बात करता है भारत। उसके बाद अगर हम नया टॉपिक बना लें तो नौ उपनिवेशवाद या उपनिवेशवाद भी आप रख सकते हैं, उपनिवेशवाद, नौ उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या होता है? इंपीरियलिज्म, अपने क्षेत्र को विस्तार करते जाएंगे, जैसे चाइना किया, तिब्बत को अपने हथिया लिया, है ना, तो इस तरह से हुआ। तो अपने क्षेत्र को विस्तार करते जाएं तो साम्राज्यवाद। उसके बाद आप रंग भेद ले लेते हैं, रंग भेद। जो भी डेवलपिंग कंट्री हैं वो काले और गोरे के आधार पर भेद करते हैं। जर्मन तो ये कहते हैं, जर्मनवासी जो हैं, कि जर्मन्स जो होते हैं ना वो लंबे चौड़े होते हैं, गोरे होते हैं, बड़ा बढ़िया होते हैं, नस्ल उनका एकदम तगड़ा होता है और थोड़े से वो जमीन में रहते नहीं, बड़ा जमीन चाहिए उनके लिए और वो तो दुनिया पे राज करने के लिए आए हैं। ऐसा जर्मन्स का माइंडसेट है कि जर्मन्स ऐसे होते हैं और गोरे चीटे होते हैं। तो जो काले काले लोग हैं हम मान लेते हैं तो ऐसे नेचुरली है वो, तो हमने तो ऐसा थोड़ी सोच क्या है कि हम हमारा फेस काला हो जाए, नेचुरली है। तो वैसे में क्या कहते हैं, नहीं तो ही नहीं, मैंने उसको भगाते हैं। आपको ज्ञात मैं आपको याद दिलाता हूं, भारत में जब यहाँ अंग्रेज आए थे, ऐसे वहां का जो ज्योग्राफिकल एरिया इस प्रकार से है कि वहां के जो विदेश में आमतौर पे अगर हम देखें पश्चिमी देश जो हैं वो थोड़ा गोरे हैं, ब्रिटेन जो देखें तो गोरे गोरे दिखते हैं, तो ज्योग्राफी उनका उस तरह से है। तो वो जब भारत में आया, भारत को गुलाम बनाया, तो जो पोप हुआ करता था, पॉप, जहां डांसोन्स होता है, ये अलग अलग प्रकार के जो खाने खिलाने के लिए जो होटल वगैरह होते हैं, सीधा बोर्ड लिखा रहता था, बोर्ड, ऐसा बोर्ड बना के और इसमें बात लिखते थे, हियर डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। बताओ कितनी दुख की बात है ना। शुक्र है कि आज ना है नहीं तो अब मतलब एक्चुअल में क्या है ना, अब हम लोग का डेवलपमेंट हो गया है तो बड़ा विरोध होने लगेगा। उस समय कोई बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उन्होंने लिखा था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यहां पे भारतीय और कुत्ते नहीं आ सकते। मैंने भारतीय लोगों की तुलना कुत्ता से हो रही है कि भारतीय आदमी नहीं, कुत्ता नहीं आएगा। बताओ, और कुत्ता के लिए तो लिखे नहीं थे, वो भारतीय व्यक्ति के लिए लिखे थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि आप ये इसको याद करो ना, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, ट्रेन में बैठे थे, उनको उठा के फेंक दिया था बाहर कि काले लोग इसमें अंदर नहीं आ सकता बताओ।
तो ये जो रंग भेद है, तो अब देखो भारत जो है, भारत के जो मूल दर्शन अगर देखें तो नव उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म है, इंपीरियलिज्म है, रंग भेद है, इसका विरोध करेगा। भारत को स्पष्ट है कि हम इसका क्या कर दें, आदि का विरोध। भारत इसका क्या करता है, विरोध करता है, खुल के विरोध करता है ना। हम लोग उपनिवेशवाद, साम्राज्य, ऐसे चीजों से, रंग भेद, इस सब से तो खुद पीड़ित रहे हैं, है ना। तो भारत के शुरू से ही ये माइंडसेट है, पॉलिसीज हैं कि हम तो पक्का ही विरोध करेंगे, और देश, बाकी जो भी गुलाम देश हैं वो जल्दी से जल्दी आजाद हो। नेहरू जी ने ये उस समय से ही प्रयास करना शुरू किया, और जब तक जैसे इंडोनेशिया की बात किया जाए, उसकी स्वतंत्रता के लिए बात किया गया, साउथ अफ्रीका की स्वतंत्रता की बात किया गया, और जब तक दक्षिणी सूडान माना जाता है, जो हमारा यूएन है ना, फाउंडेशन बैच वाले ध्यान दीजिए, जो यूएन है उसमें जो साउथ सूडान है, दक्षिणी सूडान है, वो लेटेस्ट मेंबर है, मतलब अंतिम सदस्य है, और यह माना जाता है कि उसके बाद अब कोई उपनिवेश नहीं है इस दुनिया में, तो सारे उपनिवेशवाद अब खत्म हो गया, ऐसा कहा जाता है ना। और बात करें तो उपनिवेशवाद खत्म हो गया, नौ उपनिवेशवाद आ गया है ना। तो नौ उपनिवेशवाद आपको मैंने बता दिया, ये इकोनॉमिक ज्यादा है, इकोनॉमिक सेंट्रिक है। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भारत का मूल दर्शन है, वसुधैव कुटुंबकम है, विकासशील देशों की एकता की बात करता है, अलग अलग मंचों पे विकासशील देशों की एकता की बात करती है। और इसका जो अगर नेतृत्व देखें तो बेसिक देश करते हैं, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना। बेसिक देश जो हैं यह एक G7 है, G7 है, आपको ध्यान रखिएगा। विकासशील देशों की एकता में आप 2 पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, G77 और बेसिक देश, इनका ये नेतृत्व करते हैं। बेसिक देश में कौन कौन आता है, ब्राजील आता है, साउथ अफ्रीका आता है, इंडिया आता है, चाइना आता है। ये जो देश हैं अलग अलग मंचों पे विकासशील देशों की एकता की बात करते हैं, है ना, एकता की बात करते हैं। और G77 क्या है, ये नाम से भी संबंधित है। G77 ये भी जो है इसी चीजों से जुड़ा हुआ है, विकासशील देशों की एकता को बढ़ाने की बात करता है। तो हमने इतनी सारी पॉइंट देखा जो हमारे देश की मूल दर्शन में ये चीजें स्पष्ट रूप से आपको दिख जाएगी। थोड़ा भी अगर सोच लिया जाए तो आपको ये सामने से आ जाएगा कि हाँ, ये हमारे देश की पॉलिसीज रही हैं। फिलॉसफी में हम ये कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता मतलब क्या होता है, सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म जो है भारतीय विदेश नीति का जो मूल दर्शन है, आधारभूत जो सिद्धांत है, अगर इसमें हम देखें तो धर्मनिरपेक्षता भी है। भारत जब से आजाद हुआ है, जब से स्वतंत्र हुआ है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ है, लेकिन देश आजाद होने के बाद या शुरू से ही ये जब नेशनल मूवमेंट चल रहे थे तब से ही ये माना गया है कि भारत जो है कभी भी ऐसा राष्ट्रीय धर्म अपनाते हुए नहीं बनेगा। सभी धर्मों का समुच्चय रहेगा देश, सभी धर्मों के लोग रहेंगे इसमें, हिंदू, मुस्लिम। कभी कभी आप विवाद सुनते होंगे कि भारत जब धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ इंडिया का, तो मुस्लिम सारे पाकिस्तान क्यों नहीं गए, है ना, क्योंकि धर्म के आधार पर हुआ था। तो वहां जितने सारे गए मैक्सिमम वहां मुस्लिम ही है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया शुरू से ही बस इस बात को मान के आ रहा है कि धर्मनिरपेक्षता जो सेकुलरिज्म है हमारा फिलॉसफी है, हम इसको छोड़ नहीं सकते। तो ये अगर फॉरेन पॉलिसीज का देखें तो भारत कभी भी धर्म के आधार पे आपको पॉलिसीज नहीं अपनाता है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका जो फिलॉसफी है वो सेकुलरिज्म भी है। अच्छा, इसमें अगर एक टॉपिक और जोड़ दे इसमें तो नौ उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, रंग भेद और नस्लवाद, है ना। जैसे हमने जर्मन की बात किया, कोई एक नस्ल बड़ा ही अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा नहीं मानते, इसका हम विरोध करते हैं, है ना। धर्मनिरपेक्षता की भी बात करते हैं। अगर हम बात करें क्या भारत की फिलॉसफी में लोकतंत्र आता है कि नहीं, लोकतांत्रिक मूल्य भी हम यहां रख सकते हैं, या लोकतांत्रिक मूल्यों, हम जो भारत जो देश है वो हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाता है। भारत आजाद हुआ, आपको पता है हमारे देश में लोकतंत्र है। भारत की जो
प्रस्तावना है उसमें भी आपको ये शब्द मिल जाएगा, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो जो लोकतंत्र है या लोकतांत्रिक जो मूल्य होते हैं, वैल्यूज होते हैं, भारतीय विदेश नीति में ये फिलॉसफी का काम करता है। हम ये सारे पॉइंट्स को अपनाते हैं, भारत जो है इन सारे पॉइंट्स को अपनाता है। तो अब तक ले हमने क्या क्या चर्चा कर लिया है, मैं पुनः दोहरा देता हूं। अब तक हमने ये चर्चा कर लिया है कि विदेश नीति क्या होती है। राष्ट्रीय हित को केंद्रीय बिंदु मानते हुए एक राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र से, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से, क्षेत्रीय संस्थाओं से संबंध स्थापित करने के लिए कुछ निश्चित नियमों, सिद्धांतों, है ना, पॉलिसीज या थियरीज को अपनाता है। इस निश्चित नियमों और सिद्धांतों के जो समुच्चय होते हैं, सेट होता है, उसी को कहा जाता है विदेश नीति। और ये हर देश अपनाता है। सेंटर में क्या है? नेशनल इंटरेस्ट। भारत भी इसी को अपनाते हुए, इसी बात को अपनाते हुए आगे बढ़ता है। भारतीय विदेश नीति के रूप में अगर माइकल ब्रेशर जो हैं वो बड़ा अच्छा कहते हैं, पॉजिटिव बात बताते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है वो एशियाई देशों के लिए रोल मॉडल है ना। और उसके बाद अगर दिनेश सिंह की देखें, जो विदेश मंत्री हैं रहे हैं, तो दिनेश सिंह कहते हैं कि भारत का जो विदेश नीति है वो ऐसा कुछ सोचा समझा नीति नहीं है। कैसा नीति है कि तत्कालिक प्रतिक्रिया है, जैसा उस समय उचित समझा जाता है उस तरह से प्रतिक्रिया कर दी जाती है। आगे हमने देखा कि भारतीय विदेश नीति के मूल दर्शन क्या है ना, फिलॉसफी ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो फिलॉसफी में हमने देखा पीसफुल को एग्जिस्टेंस, सह-अस्तित्व की बात आती है, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की बात आती है। भारत प्रतिबद्ध है कि हम शांति को आगे बढ़ाएंगे, इस दुनिया में शांति लाएंगे, है ना। आगे हमने देखा वसुधैव कुटुंबकम, हम तेरा मेरा की भाव नहीं रखेंगे, पूरा दुनिया को अपना मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। विकासशील देशों की एकता की बात करते हैं, जितने सारे विकासशील देश हैं उनको एक मंच पे, आपको पता है नाम का ऑर्गेनाइजेशन कब कैसे ऑर्गेनाइज किया गया था, वो मूवमेंट ही है कि जो भी नए नए स्वतंत्र देश आ रहे हैं वो पुनः शक्ति राजनीति में, पावर पॉलिटिक्स में गुलाम न बन जाए, है ना। इसलिए वो सब एक साथ आइए, और हम शीत युद्ध के समय ये नाम की घटना हुई थी और उसमें यूएसएसआर और यूएसए दोनों से बराबर संबंध रखते हुए हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करेंगे। तो एकता की बात यहां होती है। नौ उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, नस्लवाद, रंग भेद, इन सारी जो चीजें हैं उसका भारत विरोध करता है। आगे अगर बात करें धर्मनिरपेक्षता को अपनाता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है भारत कि इस दुनिया में धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए। व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत मामला है कि वो कौन सा धर्म अपनाए, उसकी अपनी मामला है। एक देश के रूप में भारत धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता। लोकतांत्रिक जो मूल्य होते हैं भारत उसको बढ़ावा देता है। अलग अलग देशों में लोकतंत्र आए इसके बारे में सोचता है, यानी कहीं अगर तानाशाही है, कहीं सैनिक शासन है, कहीं राजतंत्र है, भारत उसका भी विरोध करता है। लोकतंत्र को भारत सपोर्ट करता है क्योंकि भारत खुद एक लोकतांत्रिक देश है। तो इतनी सारी जो हमने आपको अभी बातें बताई हैं, ये सारे बातें जो हैं मूल दर्शन या फिलॉसफी के अंतर्गत आते हैं। अगर इस बिंदु में आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें एक बार पूछ लीजिए, अदरवाइज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व, डिटरमिनेंट्स पे चर्चा करेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? आगे हमारा बिंदु है भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व यानी डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स ऑफ, इसको फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसीज, हमने ऐसा सीधा लिख दिया है ना। भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व। अब देखिए, अब कुछ लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये दोनों में क्या अंतर है,
भारतीय जो विदेश नीति है उसका फिलॉसफी हमने अभी देखा है। अब हम देखेंगे निर्धारक तत्व, डिटरमिनेंट्स देखेंगे। फिलॉसफी मतलब होता है कि भारत किस नीतियों को, किस सिद्धांतों को अपनाता है। अब यहां बात आ रही है कि भारतीय जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, वो डिटरमाइन किससे होती है, बनता किससे है, क्यों, कौन से फैक्टर्स हैं ऐसे। तो हम इस पे देखेंगे कि भारतीय विदेश नीति जो है उसमें पहला अगर हम देखें तो पहला, हम तो ऐसे संस्थागत अभी कहने वाले थे पर इसको पहले नहीं लेंगे। पहले एक और बात आप समझिए, भारत ही नहीं दुनिया के कोई भी देश अपना विदेश नीति बनाता है तो उसमें कुछ फैक्टर्स काम करते हैं, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि उसी के वजह से वो बना रहा है। मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसे डिटरमिनेंट्स होते हैं, ऐसे निर्धारक चीज होता है जो कि निर्भर करता है। अगर वो नहीं होता तो कुछ और फॉरेन पॉलिसी बनाता है। जैसे भूगोल उसका क्या है, भौगोलिक स्थिति कहां है, जैसे हम कहां पे हैं, हम नॉर्थ, अगर हम देखें तो एशिया के साउथ ईस्ट एरिया में हम आते हैं, है ना। अगर हम ब्रिटेन को देखें तो वो वो वेस्ट में पड़ता है, श्रीलंका को देखें तो आपको साउथ में वो पड़ता है। तो हर चीज का एक लोकेशन है ना। रसिया का अपना एक लोकेशन है। मैप जो है ना, जो मैप होता है, मानचित्र होता है, उसके किस कोने में है आप, कहां पे आपका अवस्थिति है, उससे डिटरमाइन होता है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है विदेश नीति को बनाने में। अब देखिए एक चीज आपको मैं दिखाता हूं। अब अगर गौर करेंगे तो एक देश मान लेते हैं कि ये है, अब तो जीरो जैसा है, हमने ऐसे बना दिया है। अब आप ऐसे सोचिए कि यहां से और बहुत सारे ऐसे देश हैं, ठीक, ऐसे बहुत सारे देश हैं। ऐसा, अब ऐसा तो मैप होता नहीं पर हम ऐसा आपको अभी बता रहे हैं, बाकी आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब देखिए ऐसा ही देश है, ठीक। अब हम यहां मान लेते हैं कि इसके बाद आसपास क्या है, पानी है। तो पानी यहां तक आ गया है, तो ये सब क्या है, वाटर है, यानी समुद्र, महासागर, ऐसा आप मान लीजिए। फिर उसके बाद कोई छोटा छोटा देश है, फिर ऐसा समूह है। तो हम क्या देखें, आप सोचिए यहां ये जो देश है ये लैंडलॉक है, यानी कि इसके आसपास में कोई समुद्र नहीं है, लैंडलॉक है ये एकदम। देखिए क्योंकि इसके चारों साइड में कोनो न कोनो देश है ना, कोई ना कोई स्थल वाला देश, मतलब उसका बाउंड्री जो है ना वो किसी महासागर, समुद्र से टच नहीं कर रहा है, तो उसको लैंडलॉक बोलते हैं, है ना। उज्बेकिस्तान को ले लीजिए, लैंडलॉक है ना। उसका जो एरिया ऐसा है कि वहां स्पष्ट रूप से कोई नेवी वोवी नहीं होते। तो ये देश नेवी रख सकता है क्या, नहीं रख सकता। ये नेवी कहां रखेगा, इसके पास तो एरिया ही नहीं है नेवी रखने के लिए, है। भारत को देखिए, भारत को आप देखेंगे तो ये देखिए पूरा जो एरिया है ना वो सब वाटर वाला है। आपको पता है 3 साइड से पानी आप कह सकते हैं कि है। तो ये सारे, ये जो यहां पे हिंद महासागर है भारत के साउथ में, तो आप देख रहे हैं ये इतना एरिया है भारत के पास नेवी रखने के लिए। भारत के पास अगर ये लोकेशन नहीं होता ना तो इसका फॉरेन पॉलिसी आज ये नहीं रहता, कुछ और होता। तो ये जो भूगोल है ना वो निर्धारित करता है कि आपका फॉरेन पॉलिसी कैसा होगा, आपका मूल दर्शन जो फिलॉसफी है आपका कैसा होगा, ये चीजें डिसाइड करते हैं। डिटरमिनेंट्स डिसाइड करता है कि आपका फिलॉसफी कैसा होगा, है ना। तो जो किसी भी देश का जो उसकी भौगोलिक स्थिति होता है, आप भौगोलिक स्थिति क्या समझ, जियोपॉलिटिक्स भी सोच सकते हैं। भौगोलिक स्थिति हम लेकिन सीधा लिख रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स तो बहुत बड़ा चीज है। भौगोलिक स्थिति पहला बिंदु आ गया है। भौगोलिक स्थिति जो होता है ना किसी भी देश का निर्धारक तत्व होता है उसके फॉरेन पॉलिसीज के लिए। ये केवल भारत के लिए नहीं है, सभी देशों के लिए है। तो ये जो कॉमन है उसको हम पहले चर्चा कर लेते हैं, और फिर कुछ ऐसे हैं जो भारत के लिए ही हैं, केवल वो भारत में ही होते हैं, फिर वैसा हम देख लेंगे। अभी हम कॉमन चीजों पर चर्चा कर रहे हैं। भौगोलिक स्थिति वो सभी देशों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। भौगोलिक स्थिति ही डिसाइड करता है कि आपका फॉरेन पॉलिसी क्या होगा,
आपका अवस्थिति कैसा है ना। आप सोच के देखिए, ब्रिटेन जो है उसके चारों साइड पानी की व्यवस्था, पानी वाला एरिया है, चारों साइड पानी है। तो उसने नेवी को इतना स्ट्रोंग कर लिया कि एक दिन ऐसा हुआ कि वो पूरे दुनिया पे राज किया। एक समय ऐसा आया था, सुपर पावर था वो, है ना। तो पूरी दुनिया पे राज कर रहा था नेवी के बल पे। तो कोई भी देश जो होता है ना, अब ऐसा आप नहीं सोचिए कि नेवी नहीं है तो क्या सर एयरप्लेन पूरा मजबूत बना लेंगे। आपको पता होना चाहिए ये जो देश है ना, इसका एयरप्लेन केवल इसी में उड़ सकता है। इसके ऊपर जैसे जाएगा ना, वो कहेगा हमारे ऊपर काहे मंडरा रहे हो भाई, बम उम गिराओगे क्या, रोक देगा। आपको पता है अगर ये जो भारत है यहाँ पे, और यहां से आप थोड़ा सा ऐसा आप सोच लीजिए, तो पाकिस्तान यहां पे है, बोलिए हाँ ना, पाकिस्तान यहां पे है। अब देखिए भारत को अगर कहीं जाना है, अपना कोई प्लेन उड़ाना है, तो ऐसा नहीं कि प्लेन उड़ा के ऐसे पाकिस्तान के ऊपर ऊपर चले जाएंगे ना, बंद है, ये नहीं जा सकते। अगर भारत को प्लेन भी उड़ा के लेके जाना है ना, तो ऐसे करके आना, ऐसे जाना पड़ेगा, है ना। या फिर यहां से कुछ दूसरा देश की ओर से डायरेक्ट नहीं जा सकते, पाकिस्तान के ऊपर ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि वो अनुमति देगा तब तो जाओगे। उसके नीचे उसका देश है, एक मान लो नीचे पाकिस्तान है, ऊपर ऊपर जहाज उड़ रहा है, ऐसे कैसे, ऐसा नहीं होता। कोई भी जहाज जाता है ना, अनुमति होती है कि इस पर इसका रूट होगा। तो आपके पास, अच्छा नेवी में ऐसा घटना नहीं है, भारत यहां है, इसके बाद ये तो समुद्री मार्ग है, तो इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, यहां तो आप जा सकते हैं। लेकिन ये जो देश है ना, इसका एयरफोर्स भी नहीं होगा स्ट्रांग, नेवी है नहीं, तो ये कभी सुपर पावर बन ही नहीं सकता, कभी सुपर पावर नहीं बन सकता। तो भारत की जो अवस्थिति है वो सुपर पावर बनने की है क्या, एकदम है। मैं ऐसा कहूं, कई जो विदेश नीति के जो जानकार हैं वो भारत का जो भौगोलिक स्थिति इतना तगड़ा मानते हैं कि कहते हैं कि चाइना से बेहतर है। भौगोलिक स्थिति भारत का जो है वो चाइना से कई गुना बेहतर है। सुपर पावर बनने में ये फैक्टर्स बहुत काम करेंगे। अब देखो भारत के उत्तर में अगर नॉर्थ में देखा जाए तो हिमालय पहाड़ है उधर से, और इधर देखो तो समुद्र ही समुद्र है। तो यहां से पूरा ट्रेड व्यापार करने के लिए पर्याप्त है। और आप देखो आपने रामायण का भी देखा होगा तो उसमें आपको ज्ञात होगा कि उसने लंका जो था उसके चारों साइड से वो क्या बना रखा था, गड्ढा खुनवा के रखा था, उसमें पानी की व्यवस्था थी। अब ये जब श्री राम प्रभु जाके आक्रमण करना है तो पहले गेट को तोड़ा जा रहा है ना, गेट को तोड़ के, और उसके पूरा साइड से क्या है, पानी पानी है। वो गेट को ऐसे उठा लेता था तो कोई आक्रमण ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसने पूरा ऐसा व्यवस्था किया हुआ पानी का। उसमें घुस के जाओगे पानी में, सारी सेना तुम्हारे गड्ढे में गिर जाएगी। तो अगर ऐसा अवस्थिति है तो क्या इधर से आक्रमण हो सकता है, नहीं हो सकता। हम युद्ध कहां कर पाते हैं, जहां स्थल वगैरह पे युद्ध करना आसान होता। अब बताओ इधर से, इसीलिए आप देखेंगे इधर से कभी आक्रमण नहीं होते, रेयर चांस में। जैसे पाकिस्तान ने मुंबई साइड से मान लो कोई बम ब्लास्ट का प्लान बना लिया, लेकिन आमतौर पर इसे सेना लेके आ रहा है कोई, कहां, मतलब हिंद महासागर में सेना लेके आओगे हाँ, हालांकि अब तो मान लो पनडुब्बी वगैरह हो गया, ऐसा बहुत सारे जहाज टाइप आ गए हैं कि उसी पे रनवे बना देते, ऐसे मार्क कर लेते। तो वो सब चीजें तो बड़ा टेक्नोलॉजी वाली बात है, लेकिन फिर भी वो इतना आसान काम नहीं है। जब भी युद्ध वगैरह होता है तो लैंड वगैरह पे देखा जाए तो वहां ज्यादा होती है। आप पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, जब आप पढ़ेंगे कौटिल्य को, तो खुद बताता है कि अपना जो किला है वो कैसा होना चाहिए, है ना। किला के लिए बताता है कि चारों साइड से पानी हो, चाहे रेगिस्तान हो, इस टाइप की बात किया था। तो जब हम वो पढ़ेंगे तो आपको मैं ध्यान दिलाऊंगा उसको, है। तो ये जो सारी बातें आपको मैं बताया कि भारत के पास एक ऐसा अवस्थिति है, ये सुपर पावर बन सकता है। तो ये तो बात आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम विदेश नीति के डिटरमिनेंट्स की बात करें, निर्धारक तत्वों की, तो भौगोलिक स्थिति किसी भी देश के फॉरेन पॉलिसी को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि आप मैप के किस कोने में हैं। भारत आज यहां पे है, इसलिए भारत की विदेश नीति आज ऐसी है। अगर यही भारत अमेरिका के आसपास होता, जैसे मैक्सिको है, वहां मैक्सिको के स्थान पर भारत सोचो, तो भारत का विदेश नीति ये नहीं होता। जैसे आप देखो लुक ईस्ट पॉलिसी भारत की विदेश नीति का भाग है, विदेश नीति में हम पढ़ते हैं। तो लुक ईस्ट पॉलिसी
पूरब की ओर देखो, है ना। 1962 नरसिम्हा राव, आसियान देशों के साथ संबंध बनाने की बात हुई। अब हम मैक्सिको के पास हैं, अमेरिका के नीचे, तो क्या हम आसियान से संबंध बनाने की बात करते? नहीं करते, क्योंकि हमारा स्थिति अलग है ना। तो बात निर्भर करता है ना, मेन बात यहां आ जाती है कि आप कहां पे हैं, अवस्थिति आपका कैसा है ना, अवस्थिति आपका कैसा है। अगर हम देखें, भारत के बगल में पाकिस्तान है और उसका लड़ाई झगड़ा इस टाइप से है, चाइना बगल में है, तो हमारा जो स्थिति है ना ऐसा है, इस वजह से हम ऐसा अपने नीतियों का अनुसरण करते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं, भारत अगर यहां ना होकर किसी दूसरे स्थान पे होता, अमेरिका के आसपास होता, है ना, चारों साइड शांति रहता, अमेरिका के, भारत के एक साइड में अमेरिका, एक साइड में कनाडा, ऐसे ऐसे मजबूत देश तो रहते और लोकतांत्रिक देश होते, बड़ा बढ़िया गणतंत्र की व्यवस्था होती, अस्थायी शासन व्यवस्था चलता। अगर ऐसा व्यवस्था भारत के आसपास रहता तो भारत का इकोनॉमिक स्थिति भी इससे बेहतर हो सकती थी, यानी अभी जो है वो तो नहीं होता, या तो बहुत डेवलप होता, नहीं तो मतलब भारत भी डेवलप्ड कंट्री में काउंट किया जाता। तो आप सोच रहे हैं आपकी स्थिति कैसा हो जाएगी, ये डिपेंड करता है कि आप कहां पे हैं। और ये केवल देश के लिए नहीं, क्योंकि आपको मैंने बताया फॉरेन पॉलिसीज में नेशनल इंटरेस्ट आ रहा था, नेशनल बीच में, और आपने सेल्फ इंटरेस्ट देखा, जब एक व्यक्ति रिलेशन बनाता है तो भारत की अवस्थिति कहां, उससे भारत की पूरा स्थिति निर्धारित हो जा रही है, उसका फिलॉसफी, उसका इकोनॉमिक, उसका जो भी कुछ है, हर चीज डिटरमाइन हो जा रहा है ना? फर्क पड़ रहा है कि नहीं? केवल अवस्थिति चेंज कर देने से कई चीजें बदल जा रही है। इसी तरह से आपका भी है, आप जिस सर्कमस्टांसेस में हैं, आपका जो अवस्थिति है वो ऐसा है, इसीलिए आप ऐसे हैं। अब जैसे भी हैं अच्छे हैं, लेकिन आप जिस स्थिति में हैं वो अब किसके वजह से हैं? अपने सर्कमस्टांसेस के वजह से, अपनी परिस्थितियों की वजह से, अपने चार आसपास में कौन से दोस्त बना बैठे हैं उसके वजह से। आप बिलीव मानिए, अगर चार दोस्त आपके मस्त पढ़ने वाले हैं और चारों के चारों यूपीएससी तैयारी कर रहा है और 2 साल से वो लगा पड़ा है ना, तो आप चाहे या ना चाहें यूपीएससी की तैयारी अभी कर रहे हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका दोस्त 10 दोस्त बिजनेसमैन है तो 11वां बिजनेसमैन आप ही हैं। मतलब आप कौन हैं वो डिटरमाइन होता है कि आपके दोस्त कौन कौन है, आपके आसपास में डेली घूम कौन रहा है, आप कहां रहते हैं, है ना। आप अगर बीएचयू में बैठ के पढ़ रहे हैं, बीएचयू लाइब्रेरी में, तो आप कुछ और बनेंगे, और आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के, छोटे से यूनिवर्सिटीज के लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं तो आप कुछ और बन जाएंगे। ये सारा डिपेंड करता है कि आपकी अवस्थिति कहां है। आपकी विचार बदल जाएंगी, आपकी सोच बदल जाएंगी, आपका फ्यूचर बदल जाएगा, आपको इस दुनिया को देखने की नजरिया बदल जाएगा, हर चीज बदल जाता है केवल अवस्थिति से। तो हमारे देश की जो विदेश नीति है वो भी निर्भर करता है भौगोलिक स्थिति पे। हमारा विदेश नीति इस प्रकार से इसलिए है क्योंकि हम ऐसे अवस्थिति में हैं। हमारे एक साइड में पाकिस्तान है, दूसरे अगर देखें तो उधर नेपाल आपको मिलेगा, श्रीलंका, इसके आसपास में देश हैं, तो इसके वजह से भारत की ऐसी स्थिति है। सब चीज इस पर डिपेंड कर रही है, ठीक। तो अगर हम डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो कौन सा आता है? निर्धारक तत्वों के रूप में अगर देखें तो हमने एक जान लिया है भौगोलिक, जो ज्योग्राफिकल जो सिचुएशन है, ज्योग्राफिकल जो एरिया है, कहां पे है, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे, अगला जो बिंदु है वो है विचार प्रणाली। विचार प्रणाली, इसको आप विचार प्रणाली है, ऐसे विचारधारा भी शब्द प्रयोग कर दिया जाता है, आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी तो बहुत बड़ा चीज होता है, विचार प्रणाली रखते हैं। तो जो विचार प्रणाली है, आपके जो देश हैं उसका सोच कैसा है, उसमें जो लोग रहते हैं उनका सोच कैसा है, वो भी डिटर्मिनेंट होता है, वो भी निश्चित करता है कि आपकी विदेश नीति कैसी होगी। तो आप देखिए, जो हमारे विचार प्रणाली है, हमारे देश में जो भी लोग रहते हैं उनकी मानसिकता देखिए, तो आप देखेंगे तो हिंदू मानसिकता, हिंदू है, बौद्ध धर्म है ना, तो हम बौद्ध ही लिख लेते हैं हिंदी में, बौद्ध। जैन धर्म है, तो हिंदू मानसिकता लिख लें, बौद्ध जैन मानसिकता। जो मेंटालिटी है, हिंदू मेंटालिटी है,
या बौद्ध मेंटालिटी है या जैन मेंटालिटी है, वो कैसा है? आप खुद सोचिए ना कि आपका मेंटालिटी कैसा है। बौद्ध धर्म है, उसका मूल क्या है? वो शांति, अहिंसा, उसको पसंद करता है कि कहता है कि मार दो, पीट दो, उखाड़ दो, ऐसा करता है? नहीं। मेंटालिटी क्या है? हिंदू, हमारे देश में मैक्सिमम लोग, ज्यादा जनसंख्या किसका? हिंदुओं का। तो हिंदू मेंटालिटी कैसा है? ये भी शांति और अहिंसा की बात करता है। बौद्ध और जैन इसी से निकले हैं, तो ये भी शांति और अहिंसा की बात करते हैं। और इन्हीं लोगों से प्रभावित हो गया है एक व्यक्ति जो कि हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, महात्मा गांधी। तो गांधीयन विचारधारा, विचार प्रणाली, तो आप अगर देखें तो हमारे देश का जो विचार प्रणाली है वो कैसा है, वो डिपेंड वो बना देगा आपका फिलॉसफी, आपका फॉरेन पॉलिसी बना देगा। यानी ये जो होते हैं ना, निर्धारण करते हैं। हमारा मेंटालिटी इस प्रकार से है, इसलिए वर्तमान जो फॉरेन पॉलिसीज हैं वो ऐसी है। क्योंकि अगर सरकार कुछ ऐसा फिलॉसफी अपना ले फॉरेन पॉलिसीज में, तो ये सारे लोग आंदोलन करने लगेंगे, है ना। उस समय पचेगा नहीं एकदम सा, क्यों तुम्हारे ऐसे कैसे अपना लिए भाई। तो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी हमारा रहता है। भारत के लिए क्या है? सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। वो कहां से आया? यहां से, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, है ना। सॉफ्ट पावर, भारत क्या है? एक सॉफ्ट पावर है। आप देखें तो आसियान देश जितने सारे हैं, 10 देश हैं उसमें, तो इंडोनेशिया, उधर लाओस, कंबोडिया, जो उधर देश हैं, हमें नहीं लगता कि भारत ने कभी भी उन पे कोई सैन्य आक्रमण किया होगा। नहीं किया है। सम्राट अशोक देखो इतना महान था और क्षेत्र विस्तार उतना किए थे, तो उस समय से अब तक अगर आप सोचें तो पूरब की ओर अगर देखें तो उसमें कहीं भी ऐसा कोई सैन्य आक्रमण नहीं हुआ है, क्योंकि हिंदू मेंटालिटी ही शांति वाली है। तो इसलिए हमारे फिलॉसफी में क्या झलक रहा है? शांति, अहिंसा, सह अस्तित्व, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, कि भाई तुम भी जियो हम भी जी रहे हैं, खाओ और खाओ मौज करो मतलब तुम भी खाओ हम भी खाएं, दोनों खाएं, ऐसा वाली बात है। जियो और जीने दो, तुम भी जियो हम भी जिए, ऐसी वाली बात है। तो मेंटालिटी जो होती है वो डिसाइड करता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसीज कैसा होगा, है ना। और अगर हम बात करें इसमें तो हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। चाइना भी तो बौद्ध धर्म को फॉलो करता है, फिर उसका चाइना जो है बौद्ध धर्म को फॉलो करता है। हाँ हाँ, उसका तो नहीं, वो चाइना के अपने एथी में, सुने एक मिनट सुनिए, चाइना के एथी में आपने थोड़ी देखा, वो भी तो कि वो कौन सा धर्म अपनाता है। ऐसा वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के और भी लोग हैं केवल बौद्ध ही लोग वहाँ नहीं है ना। क्या सुन रहे हैं आप? जी सर, तो मैंने बहुत ही लोग, ठीक है बहुत लोग। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि उसका सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, उस इंटरेस्ट को वो देख रहा है, उस इंटरेस्ट के आधार पे वो एक्ट कर रहा है। मैं इसमें और लिखूंगा, इसमें मैं लिखूंगा कि आपकी जो डिटर्मिनेंट्स के रूप में आता है, इसमें आता है नेशनल इंटरेस्ट, मतलब राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित क्या है? एक डिटर्मिनेंट्स है किसका? फॉरेन पॉलिसीज का। और मैं ये भी बोलूंगा कि जो डिटर्मिनेंट्स, अगर सब चीज को दरकिनार कर दिया जाए और एक ही अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए कौन सा ऐसा डिटर्मिनेंट्स है जो फॉरेन पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है, कौन सा ऐसा डिटर्मिनेंट्स है, कौन सा तत्व है जो कि विदेश नीति को बनाता है। तो अब तक हम लोग ये चर्चाएं करते आए हैं कि सब देश क्या देखता है? अपना नेशनल इंटरेस्ट। तो भारत भी नेशनल इंटरेस्ट देखेगा, वो भी अपना फॉरेन पॉलिसी बनाएगा। तो ये हर देश के लिए होता है। मुख्य क्या होता है? नेशनल इंटरेस्ट। तो डिटर्मिनेंट्स में भौगोलिक स्थिति भी आता है, विचार प्रणाली आता है, उसका हिस्ट्री कैसा है वो भी आता है, और साथ में हम बात करें तो नेशनल इंटरेस्ट। और हमने आपको ये भी बोल दिया है कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है? मुख्य है ना। तो अगर हम देखें तो हिस्ट्री यानी इतिहास, इतिहास व परंपरा, इतिहास व परंपराएं कैसा है, उस देश का इतिहास कैसा रहा है, वो निर्धारित करता है कि उसका विदेश नीति क्या होगा। हम पहले से
जो मानते आए हैं, जिस चीजों को फॉलो करते आते हैं, हम उसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इतिहास और परंपराएं हमारा क्या है, इतिहास में ही आप देखो तो वसुधैव कुटुंबकम, ये जो बात शब्द प्रयोग होते हैं वो संस्कृत के श्लोक हैं, है ना। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। वो तो संस्कृत का है, संस्कृत में ये चीजें हैं। और कहां से आया है वो तो, है ना, हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें वो है। तो शुरू से ही भारत की ये इतिहास और परंपरा रहा है कि वो वसुधैव कुटुंबकम का अनुसरण करता है। तो हमारा इतिहास कैसा है वो भी निर्धारण करता है देश की विदेश नीति को। तो ये सारे जो हम देख रहे हैं ना, वो केवल भारत के लिए नहीं है, सबके लिए होता है ना, सबके लिए होता है। किसी भी देश का भौगोलिक स्थिति उसके विदेश नीति का निर्धारण करती है, किसी भी देश की विचार प्रणाली उस देश की विदेश नीति का निर्माण करती है, किसी भी देश का जो इतिहास और परंपराएं हैं, हिस्ट्री जो है, उसका ट्रेडिशन है, वो उसके विदेश नीति को बनाता है। किसी भी देश का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कैसा है। चाइना अपना सोचता है कि हम विस्तार करेंगे, उसका वो नेशनल इंटरेस्ट वो मान रहा है, इसलिए वो विस्तार कर रहा है। आपको मैं बता दूं, माओ जो था, माओ से तुंग या माओ जो मूवमेंट हुआ था, चाइनीज रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, और चाइना का स्थापना हुआ तो माओ के नेतृत्व में हुआ। माओवादी क्रांति हुई थी, माओ क्रांति उसको बोलते हैं, चाइनीज रिवॉल्यूशन। तो ये जो माओ क्रांति हुआ था माओ से तुंग के नेतृत्व में, लीडरशिप में, तो माओ ये कहता था कि जो हथेली भी आ गई है, पांचों उंगलियां भी आ जाएंगी, है ना। और हथेली वो किसको मानता था, तिब्बत को, कि वो हथेली है। और 5 उंगलियां किसको मानता है, जैसे अक्साई चीन, नेपाल को एक उंगली मानता था वो, है ना। तो ये सारे उंगली थे उसके। तो उसका फौरन वो तो सोच ही रहा वैसा ही। आपको लग रहा है कि वहां बौद्ध भी, देखो केवल एक फैक्टर को लेकर आगे नहीं बढ़ाना है, सारे फैक्टर को देखिए, है ना। तो आप ये देखेंगे कि वो विचार प्रणाली उसका कैसा, वो तो सूर्य जब चाइना बना है तबे वो कह रहा है कि हथेली, मतलब जब वो देखा कि पाकिस्तान को उसने 1950 तक ले लिया, तो पटेल भी कहे नेहरू से कि विरोध किया जाए, तो भारत ने उसका विरोध नहीं किया। और फिर भी भारत ने हिंदी चीनी भाई भाई की बात किया। और उस समय जो माओ था वो कहता था कि हथेली भी आ गई है, पांचों उंगलियां भी आ जाएगी। ऐसा नहीं कि वो उंगली का नाम नहीं बताता, उंगली का नाम भी बता रहा था समझ रहे हो। तो उसका विचार प्रणाली शुरू से ही वैसा है। तो हम आपका जो भी देश है उसका विचार प्रणाली क्या है, इतिहास क्या है, उसका नेशनल इंटरेस्ट क्या है, वो सारी चीजें जो होती हैं उसके डिटर्मिनेंट्स होती है, वो निर्धारण करता है उस देश का विदेश नीति क्या होगा। आगे हम देखेंगे, अगला पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, इंटरनेशनल ऑर्डर कैसा है। इंटरनेशनल ऑर्डर, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कैसी है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कैसी है वो भी बात करेगा कि आप कौन सा विदेश नीति अपनाएंगे। तो अगर व्यवस्थाएं तो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन हम इसमें मुख्य रूप से 3 व्यवस्थाएं देखते हैं। एक ध्रुवीय, है ना, एक ध्रुवीय, यूनिपोलर वर्ल्ड। उसके बाद हमने देखा बाइपोलर मतलब द्विध्रुवीय, और हमने पढ़ा मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था। तो हमने मुख्य रूप से 3 देखा, बाकी तो और भी प्रकार हो सकती हैं। तो अब देखिए, हम द्विध्रुवीयता की बात करते हैं, बाइपोलर की बात करते हैं। जो कोल्ड वॉर हो रहा था उस समय क्या था, दुनिया बाइपोलर था, एक यूएसए था और यूएसएसआर था। ये 2 ध्रुव बन गए थे इस दुनिया को। दुनिया की जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाएं थी वो कैसा था, बाइपोलर था। अच्छा, बाइपोलर व्यवस्था हुआ तो भारत ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को अपनाया। तो आपका फॉरेन पॉलिसीज क्या हो गया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। कैसा, क्यों हुआ, ये वर्ल्ड ऑर्डर डिसाइड कर दिया। अगर आप मान के चलिए कि वहां यूनिपोलर होता, एक ध्रुवीय राष्ट्र, अभी यूनिपोलर कुछ दिन पहले, अभी तो चाइना दावा कर रहा है कि नहीं अब मल्टीपोलर हो गया, अभी सब नहीं चलेगा। मान लो 1910 लेके आते हैं या 2000 लेके आते हैं, एकदम डायरेक्ट 2000,
सन चल रहा है 2000, 2001, 2005। दुनिया को पता है कि दुनिया जो है वो यूनिपोलर है। यूनिपोलर मतलब एक ध्रुवीय। कैसा? किसके नेतृत्व में? यूएसए ही इस दुनिया का दादा है, उसी के पूरा लीडरशिप में दुनिया चल रही है। तो क्या भारत गुट निरपेक्षता की बात कर रहा है? नहीं। गुट निरपेक्षता जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उस पर तो प्रश्न आ रहे हैं कि ये प्रासंगिक है, रेलेवेंस कितना है। आज देखो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं अब उसको दरकिनार कर दिए। हमारे फॉरेन पॉलिसीज में अब नाम को दरकिनार कर दिया गया है। उसके जो कोई अगर शिखर सम्मेलन हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करने से कतरा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? क्योंकि दुनिया अब जो है बाइपोलर नहीं है। अब दुनिया की व्यवस्था, इंटरनेशनल ऑर्डर कैसा, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कैसा है, वो डिसाइड करता है कि आपका फॉरेन पॉलिसीज क्या होगा, है ना। हम 2000 के समय नॉन अलाइनमेंट को पूरा जकड़ के नहीं बैठ सकते, है ना। जब बाइपोलरिटी खत्म हुआ और यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया तो भारत ने यूएसए के साथ बड़ा तेजी से अपना रिलेशन ठीक किया, बड़ा तेजी से रिलेशन ठीक किया। आप इस बात को एकदम समझ के चलें। आपको मैं यहां तक बोल सकता हूं कि अगर यही रूस यूक्रेन पर अभी जो हमला किया है, अगर ये 2000 के आसपास करता, ये 1995 में किया रहता तो भारत सीधा सीधा विरोध करता। क्यों? क्योंकि दुनिया उस समय यूनिपोलर थी, है ना। भारत जो होता है ना ऐसी मतलब कोई भी दुनिया और कभी की स्थिति अगर बताएं तो हमेशा यही होता है, हवा जिस दिशा में बह रहा है उस दिशा में आप बढ़ेंगे तो बड़ा आसानी होता है आगे बढ़ने में, है ना। तो ये हर कोई अपना इसका ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता है। तो दुनिया के लिए, हर देशों के लिए विदेश नीति का जो निर्धारण होता है वो इन पॉइंटों पे होता है। और आगे हम बढ़ाते हैं, देशों का जो फॉरेन पॉलिसीज हैं वो उसका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है ना। आर्थिक तत्व आ जाते हैं। आर्थिक तत्व आपका जो है इकोनॉमिक, अब देखिए, अब आपका इकोनॉमी ऐसा है कि अब चरमराए हुए हैं और खुद लोन की जरूरत है और आप क्या कह रहे हैं कि हम तो दिल खोल के चंदा देंगे। बताओ ऐसा हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि आपका इकोनॉमिक कंडीशन भी तो उस चीज को सपोर्ट करना चाहिए ना। आपका फॉरेन पॉलिसीज जो बनेगा कि हम लोगों को पैसा देंगे, आपके पास है नहीं तो आप कैसे दोगे? आप सोचो, हमने मार्शल प्लान की चर्चा आपने सुना, जब हम कोल्ड वॉर पर रहे थे। मार्शल प्लान यूएसए ने अपनाया रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए कि जो भी द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप का क्षति हुआ है उसका रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। तो अमेरिका के पास भाई उतना पैसा था तब तो उसने उतना एड प्रोवाइड किया ना, उतना पैसा उसने दिया। और किस लिए दिया? फॉरेन पॉलिसी उसका था कि इतने को दे रहे हैं तो ये सारे हमारे खेमे में आ जाएंगे और यूएसए के जो खेमा है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। यूएसएसआर का कंटेनमेंट होगा। डॉक्ट्रिन आपको याद होगा, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन में क्या था कि यूएसए का जो कंटेनमेंट किया जाएगा, यूएसए को विरोध किया जाएगा कि वो फैले नहीं, अलग अलग देशों में उसका पांव ना फैले, कंटेनमेंट उसको रोका जाएगा। तो आप इस बात को स्पष्ट रूप से ध्यान रखिए कि विदेश नीति कंटेनमेंट करने की जो बात की गई तो वो इसलिए किया गया क्योंकि सिचुएशन वैसा था। यूएसए ने उतना पैसा इसलिए दिया क्योंकि उसके पास था। तो आपकी जो फॉरेन पॉलिसीज बनेगी वो आर्थिक नीतियों पर भी निर्भर करेगी। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो हर देश के लिए लागू होता है, हर देश के लिए, ये केवल भारत के लिए नहीं है। अगर हम भारत के लिए बात करें मुख्य तौर पे कि स्पेशली ये है, तो देखिए हम संस्थागत चर्चा करेंगे, कुछ संस्थागत चर्चा करेंगे, उसी से आपको स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें भारत की सारी चर्चाएं आ जाएगी। बाकी आप यहां देखें तो हर देश के कोई भी देश है उसके अंदर कोई ना कोई संस्थाएं होती है फॉरेन पॉलिसीज बनाने के लिए, है ना। तो उस देश के लिए वो तो काम करेगा ही, लेकिन अब अगर हम सीधा लिखेंगे उसमें इंडिया का शब्द यूज करेंगे। जैसे आप यहां पे ये सोच सकते हैं संस्थागत, इंस्टीट्यूशनल, संस्थागत तत्व। तो इंस्टीट्यूशनल एलिमेंट्स जो होंगे वो आ जाएंगे। तो इंस्टीट्यूशनल एलिमेंट्स ये है, इसमें कई आ जाएगा। इंस्टीट्यूशनल एलिमेंट्स कई सारे होते हैं, तो इसमें हम एक ले रहे हैं। पहला देख रहे हैं कौन सा?
आर्टिकल 51, इस आर्टिकल 51 में क्या लिखा है? संविधान की धारा है, अब देखो 51, अब कैसे भारत के लिए स्पेशल है, और कोई भी देश होगा उस देश का कुछ ना कुछ तो आर्टिकल होगा, लेकिन अब यहां हमने 51 लिख दिया तो ये भारत के लिए आ गया कि भारत की निर्धारक तत्व है, ये किसी दुनिया अमेरिका के लिए और किसी चाइना भूटान पाकिस्तान के लिए नहीं है, भारत के आर्टिकल है, तो इसलिए भारत का निर्धारण करेगा ना। ये सारा था वो सब में जाएगा, संस्थागत भी सब में जाएगा, लेकिन संस्थागत के जो पॉइंट हम लिख रहे हैं वो भारत के संदर्भ में लिख रहे हैं, ठीक। तो मैं आपको बताया कि जो भारत के जो संविधान है उसके आर्टिकल अगर 51 देखे उसमें लिखा गया है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है ना। भारत जो है प्रतिबद्ध है कि हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को बढ़ाएंगे, ये भारत के 51 आर्टिकल में ही लिखा है, इसीलिए उसकी फिलॉसफी है ना, इसीलिए उसका उस तरह से पॉलिसीज हैं भारत का। इसमें अगर देखा जाए तो कई सारे पॉइंट्स हैं आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 में तो आर्टिकल 51 में ये भी चर्चाएं हैं कि भारत इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो मध्यस्थता से सॉल्व करेगा, है ना, मध्यस्थता से सॉल्व करेगा। मतलब जैसे आप ताशकंद वाला मामला देखें तो भारत और पाकिस्तान में लड़ाई था और उसको ताशकंद में यूएसएसआर के मध्यस्थता में, है ना, मिडिल मैन कौन था? यूएसएसआर, और वहां पे बातचीत हो गए, समझौता हुआ। तो मध्यस्थता से इसको जो भी विवाद है उसको सुलझाया जाएगा, ये नहीं कि चलो सैनिक लेके आ जाते हैं और लड़ लेते हैं और जो होगा देख लेंगे, रणभूमि में सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भारत का 51 आर्टिकल कहता है कि हम किसी भी विवाद का निवारण जो करेंगे वो मध्यस्थता से करेंगे, है ना। तो इसमें आर्टिकल 51 में चार बातें इसमें कही गई है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इसमें ये सारी बातें हैं। इसमें ये भी है कि जो भी अंतरराष्ट्रीय संधि होंगे, ट्रीटी होगा, कॉन्फ्रेंस होगा, उसको हम मानेंगे। जो भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई समझौता किया जाएगा हम उसको मानेंगे, है ना। तो इसमें ये भी बात है। तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस आ गया, इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी ट्रीटी होगा, कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा तो उसको माना जाएगा। भारत अगर उसमें पार्टिसिपेट किया है, सबके हित में है, तो भारत उसको मानेगा, ठीक। उसके बाद मध्यस्थता, कोई भी अगर लड़ाई झगड़ा हो गया है, कोई भी विवाद है, तो उसका निपटारा 51 आर्टिकल में स्पष्ट कहता है कि मध्यस्थता से किया जाएगा। आपको ध्यान रखिए, ऐसा नेहरू जी को विवाद में लेना बहुत आसान है और ये आज की जो सरकार वो ले लेती है बार बार, अरे नेहरू को पता नहीं था, पाकिस्तान के मुद्दा लेके चले गए यूएनओ में। अरे अभी देश आजाद हुआ भाई, परिस्थितियां तो देखो, पूरा कैबिनेट में चर्चा हो गई है, 51 आर्टिकल बन गया, लड़ाई झगड़ा होगा सीधे मध्यस्थता में सॉल्व किया जाएगा, लड़ना नहीं है। तो परिस्थितियां ऐसी है, नियम कानून ऐसे बने हैं कि उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसका आर्टिकल को उपयोग कर दिया है। फॉरेन पॉलिसी इससे प्रभावित थी उस समय ज्यादा, लेकिन बाद में हमने देखा उसका खामियाजा, परिणाम बुरे आ गए, तो हमने कहा नहीं, अब ये बाइलेटरल रहेगा, ये मध्यस्थता वाली बात नहीं। इसीलिए शिमला समझौता जब हुआ इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ, तो सीधा उसमें लिखा है कि कोई भी विवाद होगा तो द्विपक्षीय होगा, उसमें कोई तीसरा व्यक्ति समझौता नहीं करेगा, क्या है ना। ये सीधा शिमला समझौता में लिखा हुआ है, मुख्य पॉइंट ही यही है। आप अगर नोट्स देखेंगे तो उसमें नीचे लिखा हुआ है शिमला समझौता के साथ कि ये भारत द्विपक्षीय कोई भी समाधान, द्विपक्षीय मामला को, द्विपक्षीय एक दूसरे से बातचीत करके हम समाधान निकालेंगे। ताशकंद वाली भी बात याद है और यूएनओ में जो पीओके वाली मामला है वो भी याद है, इसलिए हम कोई मध्यस्थता नहीं करेंगे। ये भारत खुद सोच लिया, वहां जाके बोल नहीं रहा था इंदिरा गांधी, ऐसा नहीं कि ना ऐसा हुआ है तो हम ऐसा करें ना, सब लोग बैठा हुआ सीधा बात कि अब हम लोग जो भी होगा बाइलेटरल रिलेशन, कोई भी बात होगा द्विपक्षीय समझौता से सॉल्व करेंगे, ऐसा बात हुआ। तो 51 निर्धारक तत्व है। आगे देखें तो विदेश मंत्रालय मतलब एक्सटर्नल, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय जो होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो होता है, वो भी निर्धारण का काम करता है कि नहीं बताओ। पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, शास्त्री जी के शासनकाल में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आ गया है। उसके बाद इंदिरा गांधी तो बड़ा ही
इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रही है कि कैसे फॉरेन पॉलिसीज बनाने हैं। अभी जो मोदी जी हैं वो पीएमओ में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं कि फॉरेन पॉलिसीज आगे क्या नीतियां अपनाना है ना। अब देखो फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी, भारत फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, ऐसे कई सारे आ गए हैं सिद्धांत जो कि आपको सीधा ही पता है कि हाँ नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया गया है, भारत ही लिया है, लेकिन किस सरकार के लीडरशिप में है, तो मोदी जी के नेतृत्व में देखा तो मोदी जो लीडरशिप है उसके साथ लिया गया है। तो पीएमओ जो होता है वो निर्धारक तत्व होता है। आगे हम बात करें प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो इसमें निर्धारक काम करता है, भांति भांति के चीजें इसमें काम कर देती है। तो पीएमओ प्राइम मिनिस्टर एक के साथ ले लेते हैं। अभी इसमें हम पार्लियामेंट ले लेते हैं, पार्लियामेंट मतलब संसद। तो भारत का जो पार्लियामेंट है आपको भी पता है, कोई विदेश में फैसला ले लिया गया, भारत वहां कह दिया कि हाँ हाँ ठीक है, कोई ट्रीटी पे साइन हो गया, अब जब तक उसको पार्लियामेंट से पास नहीं कराओगे वो लागू नहीं होगा, है ना। तो दोनों सदनों में अनुमोदन होगा, राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे, फिर जाके लागू होगा। आपको पता है जो भारत में मनमोहन सिंह के सरकार ने न्यूक्लियर ट्रीटी किया था अमेरिका के साथ 2005 में, सरकार गिरने पे आ गई थी, मेरा बड़ा स्थिति खराब हो गया था मनमोहन सिंह के लिए कि इसको पास कराना, और बड़ा बवाल हो रहा था। उसके बाद चलो जैसे तैसे हुआ, 2008 में 5 में संधि हुआ था, 8 में पास हुआ, फिर वो लागू हुआ। न्यूक्लियर से रिलेटेड ट्रीटी है वो। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि पार्लियामेंट जो होता है ना, भारत का जो संसद है, वो एक बड़ा ही निर्धारक तत्व, बहुत ही एक एलिमेंट, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि विदेश नीति के निर्माण में सहायक है। आपको मैं एक और बात याद दिलाता हूं, जब हम आपको पढ़ा रहे थे राष्ट्र संघ, याद कीजिए आईआर जब हमने शुरू किया था उसमें बताया था कि सबसे पहले संस्थागत रूप में लीग ऑफ नेशन की बात किया गया वुड्रो विल्सन के द्वारा। वुड्रो विल्सन ने क्या कहा कि लीग ऑफ नेशन बनाते हैं और सभी देश एक साथ रहेंगे और एक संगठन बन जाएगा, कोई भी लड़ाई झगड़ा होगा यहाँ आके बातचीत किया जाएगा, एक प्लेटफॉर्म आएगा। सीनेट ने अनुमति नहीं दिया, मतलब वहां से वो पास ही नहीं करा पाया, बिल वुड्रो विल्सन ने नहीं पास करा पाया। जो भी मामला हुआ उसके वजह से वुड्रो विल्सन संस्था स्थापित करने की बात तो करता है, लेकिन लीग ऑफ नेशन का अमेरिका पार्ट नहीं था, क्योंकि वहां की जो उसका कांग्रेस है और कांग्रेस में जो सीनेट है उसने अनुमति ही नहीं दिया, बिल पास नहीं करा पाया। तो आप सोचिएगा, लोकतांत्रिक देश जब होता है तो वहां पे जो भी शासन व्यवस्थाएं होती है, जिस नियमों से कानून जहां बनते हैं वहां पे उसको पास कराने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम भारत के विदेश नीति के जो डिटरमिनेंट्स हैं, निर्धारक तत्व हैं, उसको मोटे तौर पे देखें और सीधे सीधे, हमने तो आपको पूरा विस्तार से बता दिया है, अब मैं याद दिला देता हूं आपको कि भौगोलिक स्थिति डिटरमिनेंट्स हैं, विचार प्रणाली, हिस्ट्री और उसका जो परंपराएं हैं, नेशनल इंटरेस्ट है, इंटरनेशनल ऑर्डर होता है, इकोनॉमिक जो एलिमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल एलिमेंट्स आते हैं। उस इंस्टीट्यूशनल एलिमेंट्स में 4 एलिमेंट्स आपको याद रखना है। आर्टिकल 51, इस 51 में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात की गई है, मध्यस्थता के साथ कोई भी विवाद को निपटारा करने की बात किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति, जो भी समझौते सम्मेलन होगा उसको हम मानेंगे, ऐसा उसमें बात है। और ये जो आर्टिकल 51 है वो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व। आगे देखें, विदेश मंत्रालय जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो उसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, प्राइम मिनिस्टर के है इसमें, और संसद, ये निर्धारक तत्व हैं कि विदेश नीति कैसा होगा अपना, ये सारे आते हैं, ठीक है। ये सारी चर्चाएं हमने कर लिया है, होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब जो हमारी चर्चा होगी, तो देखिए चर्चा करने के लिए तो हम बहुत चर्चा कर सकते हैं कि अलग अलग जो प्राइम मिनिस्टर हैं उस प्राइम मिनिस्टर के समय में कौन कौन से नीतियां का अनुसरण किया गया है, कौन से पॉलिसीज अपनाया गया है, क्या क्या ट्रीटी हुआ है, कौन सा युद्ध हुआ है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन सीयूटी के नजर से अगर देखें तो हम नेहरू जी ने क्या क्या किया, फिर इंदिरा गांधी ने क्या क्या किया, राजीव गांधी ने क्या क्या किया, मनमोहन सिंह ने क्या क्या किया, मोदी जी ने क्या क्या किया है, ये सारे बहुत विस्तार से हम नहीं जाएंगे।
हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके बाद, अब आज तो नहीं कर पाएंगे, अगले क्लास में हम तथ्य नोट कर लेंगे, है ना। जैसे वॉर हुआ है ना, पंचशील 1954 में 1954 पंचशील नेहरू जी के सहयोग से चाइना और इंडिया के बीच पंचशील की बात हुई थी ना, तो उसको देख लेंगे। दलाई लामा 1959 में आए हैं, वो डेट इंपॉर्टेंट है। फिर चाइना वॉर हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या करेंगे आगे की क्लासेस में कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, अभी तो आपने समझ लिया, ये आपको समझने वाली बात है, इसमें ज्यादा रटने वाला है नहीं, ये खाली पॉइंट्स है। इसको आप तैयार करके रखेंगे, एमए में जब आपका एडमिशन होगा तो ये सारे पढ़ने हैं, है ना। बीएचओ के 3rd सेमेस्टर में पूरा है। फॉरेन पॉलिसी तो पढ़ना ही, अलग से पेपर आते हैं लिखने के लिए, तो ये सारी चीज आपको कर लेना है। और इस प्रकार जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, तो अगला क्लास आपके क्वेश्चन की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसमें हम सारे तथ्य को नोट करेंगे। स्पेशली एक प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड अगर कर पाए तो उस तरह से हम लोग कर लेंगे। समय की पाबंदियां हैं, नहीं तो मैं आपको पूरा डिटेल ही कराता। नेट वोट वाले बड़ा उसको डिटेल से करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जितने सारे इंपॉर्टेंट हुए हैं, जैसे शिमला समझौता है, तो उसके बाद लुक ईस्ट पॉलिसी कब आया है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब आया है, ये सारे पॉलिसीज को हम लोग अगला क्लास में कवर कर लेंगे। उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तब हमारा आएगा कि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन कैसे कैसे, कौन कौन से समय पे क्या क्या हुआ है, तब फिर पुनः कुछ चर्चाएं होंगी। फिर चाइना के साथ क्या क्या हुआ है वो पढ़ेंगे, और फिर हम बात करेंगे यूएसए के साथ हमारा रिलेशन क्या क्या हुए हैं समय के साथ, वो सारी चर्चाएं उसमें हो जाएगी। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अभी कोई भी डाउट है तो आप एक बार बता दीजिए, और नहीं डाउट है तो वो भी बता दीजिए। कोई दिक्कत? नो। आरती, आपको समझ में आया? यस सर, यस समझ में आया। ठीक है, आप इसको थोड़ा रिवाइज कीजिएगा आप लोग। अगले क्लास में जो भी इसके अलावा और भी चीजें हैं उसको मैं आपको करा दूंगा, और नोट्स आपको मिल गया है उसको आप रीड जरूर कीजिए, ठीक है। बाकी जो आपके सहपाठी हैं उनको जरूर, हालांकि आज क्लास का पहले दिन ही आरंभ हुआ है। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।